एक्चुअली क्या हुआ है, अचानक से मैं भी कल देख रहा था तो जो मेंबरशिप है वो धड़ाम से गिर गई है। मतलब 20% लोगों की मेंबरशिप रह गई, शायद वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ। तो एकदम से बहुत जबरदस्त मेंबरशिप है उसमें ये दिक्कत आई है। और ये दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए है ना। जब देखा तो पता किया भैया क्या चक्कर है क्या नहीं। तो जब रूल्स चेंज कर दिए तो मालूम चला कि जो पहले जो रूल्स थे, लोग कार्ड जो सेव कर लेते थे, अब जो भी भारतीय जो भी साइट है ना, वो यानी भारतीय पेमेंट जहां से भी होगा वहां वो साइट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सेव नहीं कर सकती। यानी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आपका कोई और कार्ड है तो उसकी डिटेल सेव नहीं कर सकती। सिर्फ आखिरी के 4 नंबर सेव करने होंगे और आपका नाम, मैक्सिमम आपका नाम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी वो सेव नहीं कर सकते, कौन सा बैंक अकाउंट है क्या। तो जिन जिन वेबसाइट्स पर ये है, जिन्होंने अपडेट नहीं करी है, वहां ये दिक्कत आ रही है। तो प्रोबेबली शायद गूगल ने अपडेट नहीं किया होगा, तो शायद वहां इसलिए लोगों के पेमेंट नहीं हो पा रहे होंगे। सरकार ने ब्लॉक कर दिया है ना। जैसे उसको ये जाएगा, मैसेज जाएगा कि ये सेव कर रहे हैं अभी भी, तो उसको पेमेंट वहां नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट के नए नियम, कुछ लोगों ने बताया कि जो मेंबरशिप आपको लेनी है ठीक उतना अमाउंट आप वॉलेट में ट्रांसफर कर लो गूगल पे के, वहां से हो जाएगा। ये तमाम सारी चीजें। तो बहरहाल वो आपके ऊपर, आपको कैसे करना। लेकिन यहाँ पर क्या करना आपको, सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लाइक करना है, दूसरे नंबर पर शेयर करना और तीसरे नंबर पर बैठ के आराम से देखना। उससे पहले ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं ये बताना था। मैंने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। चलिए ठीक है, तो मानकर ही चलेंगे, सही है। ठंड बहुत बढ़ गई, अभी लंबी रहेगी भैया, क्योंकि ऊपर जो है ना बर्फ बहुत पड़ी है। 5-5, 8-8 फीट की बर्फ हो, तो आप उम्मीद क्या करते हो, ठंड तो बढ़ेगी ना सर। ऐसा तो नहीं कि ठंड ना बढ़े। मनीष जी कहते हैं राम राम सर, हैप्पी लोहड़ी, होप यू एंड एवरीवन हियर हैव अ ग्रेट लोहड़ी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मनीष जी आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वैकुंठ एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, तो जब तक आप लोग शेयर करें, जब तक आप बाकी अपने मित्रों को बुलाएं, तब तक हम उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। 8 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना, सपोर्ट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GW। राइट। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला वेरीफाइड वाला और नितिन शुक्ला अनवेरीफाइड। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाते ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए। ट्विटर पर इंस्टाग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है t.me/nshukla। टेलीग्राम पे जाकर nshukla को सर्च भी कर सकते हैं। फोटो के साथ 21,000 से ज्यादा ग्रुप जो आएगा ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। ट्विटर पर @NSO365 लिखेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukla लिखेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला लिखने से पेज मिल जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से गैप पर भी आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, तो गैप पर भी आप काम को कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल फॉर्म आपको भरना है, जिसकी लिंक यहाँ दी हुई है, नेशनलिस्ट टाइगर फॉर्म लिखा होगा ना, उसको भर दीजिए। तो ये सारी चीजें हो गई, क्लियर है। और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहां सर आप जाकर आराम से देखकर एक पे क्लिक करके वहां से सीधे सीधे जुड़ सकते। धीरज नथानी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञेश दुर्वे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनी लाहौरी जी धन्यवाद और नंदी भूबन जी धन्यवाद। तो खैर चलिए, ये सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। डॉक्टर रविंद्र दीवान कहते हैं जितिन त्यागी यति महाराज के कालीचरण महाराज बीइंग अरेस्टेड, व्हाई कांट बीजेपी गवर्नमेंट एटलीस्ट प्रोटेक्ट हिंदुत्व फाइटर्स। अच्छा रविंद्र जी आते हैं, इस बात पर भी आते हैं, उस पर भी आएंगे। जय श्री राम, हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति टू ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन द ग्रुप, स्टे सेफ एंड हेल्दी। डॉक्टर राकेश तुषीर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जागृत कपूर जी धन्यवाद। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नहीं देख पा रहा था, कोई बात नहीं। एग्जाम वालों के लिए भी न्यूज़ है, वो भी न्यूज़ को देख लें। ठीक है, फटाफट जल्दी से न्यूज़ को कवर करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। तो क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है। सबसे पहले कोविड की बात करते हैं। कोविड की बात करें तो भाई बड़ी कमाल की बात है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड चल रहा है, लोग रैलीज को बंद कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस का सुपर स्प्रेडर बंद होने का नाम मिल रहा है। Upon people unsuspecting Indians, our brothers and sisters, viewers, by the Congress party at a time when there are only 3 letters of the English alphabet, which all of us have to remember. WMD. Washing, masking, distancing. Now look at those pictures. Look at those pictures. For 4 days, with the 5th day, viewers, a padayatra has been carried out in Karnataka by the Congress party. What are they trying to prove? They're trying to prove how powerful and popular the Congress party is. Who are the pawns? You and I, viewers. Those are visuals of people packed in like sardines in a rally that should not be taking place at a time when Omicron is coursing through the population. Viewers, yesterday the High Court said this was a dangerous precedent and asked the state government to stop it. The Chief Minister, Mr. Bommai, came out and said this must end. Till this morning, the Congress allowed this Padyatra to go ahead. And do you know when they stopped it, viewers? They only stopped it when some of their netas began to fall sick. They weren't bothered about the thousands and thousands of people assembled there. It was only when their netas started feeling sick and falling like 9 pins that they said, oh, I think this is a mistake. Viewers, now they've suspended the Padyatra till after the Omicron third wave subsides. They haven't called it off, but they have, as I said, deferred it. तो सब कांग्रेस का ये पदयात्रा चल रही थी। इस पदयात्रा को लेकर काफी हंगामा था, लोगों ने लगातार मना किया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसमें बड़ा सख्त आदेश दिया, बोले कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये इसमें काफी लोगों का नुकसान होने की संभावना, काफी लोगों की जान जाने की संभावना। सरकार को आदेश दिया तत्काल प्रभाव से इसको बंद करें। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे बातचीत करी, तो उस पर भी लगभग ये तैयार नहीं थे। लेकिन जब इनके 5 इनके खुद के नेता काफी सीवियरली कोविड से इफेक्ट हो गए, तब जाकर इस पदयात्रा को सस्पेंड किया गया। बाद में फिर से करेंगे, अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया। पराग सोनटके जी कहते गुड इवनिंग, जय श्री राम भैया। पराग जी, भवेश जी कहते नमस्कार यूट्यूब के मोदी जी धन्यवाद भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये
चीजें हैं ना, इसको हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपकी चिंता कुछ लोगों को नहीं है, और इस कदर मतलब वहां चुनाव भी नहीं, चलो चुनाव होता तो भी एक बार को समझ में आता है ना। वरुण शर्मा जी धन्यवाद। तो कुछ भी नहीं होने के बावजूद ये स्थिति बड़ी ही मतलब विचित्र स्थिति की, कमाल के लोग हैं, कमाल है बिल्कुल ही। ऐसे कैसे लोग हैं कि इनको आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं, और किस प्रकार से लोग काम करते हैं समझ में नहीं आ रहा। खैर तो ये था आपका कर्नाटक का नाटक। अब आइए सुन लेते हैं क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है, विदेश में क्या स्थिति है, सब जगह का सुन लेते हैं। लेकिन पहले मैं तो आपसे लगातार बोलता ही आ रहा हूँ, मुझे तो सुनते सुनते आपको समय हो गया होगा। मोदी जी से सुन लीजिए आज फॉर अ चेंज। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना मैं इतने दिनों से? अब तो देश का पंत प्रधान, देश का प्रधानमंत्री भी आपसे यही कह रहा है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा इतने दिनों से? मैं आपसे कह रहा था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो पता नहीं ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ऋषि बेलवाल जी, अनिल कुमार पंजा जी धन्यवाद। तो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अब तो कि भारत की वैक्सीन विश्व में अपनी छाप छोड़ चुकी है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। कितने को? एक देश मिनट, में एक मिनट। दूसरी डोज की कवरेज में भी पहली डोज दे चुका। 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज कर। तो साहब मोदी जी ने बता दिया 92% जो एलिजिबल है उनको लग चुका है। इसके अलावा बाकी लोगों को 70% फर्स्ट डोज लग चुकी है ना। और जो है तकरीबन आप ये समझिए 3 करोड़ युवाओं को, किशोरों को लग चुका है। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। और फ्री में लग रहा है। कुछ लोगों को बातें आ रही हैं फ्री में, मुफ्त में मिलने में, तो लोगों को नाक भौंसी कोड़ते हैं कुछ लोग। प्रफुल्ल जाड़े जी धन्यवाद है ना। तो ये चीजें चल रही है। सबसे अच्छी वैक्सीन भी आप ही लगवा रहे हो। कहते हैं बूस्टर डोज भी लगवा लो, प्रिकॉशन डोज बोला जा रहा है भारत में। प्रिकॉशन डोज कहाँ दे रहे हो सर लगाने को? हम तो बैठे, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। हम कहते हैं हमको लगा दो, फिर उसमें भी वही वाली लगा रहे हो। अरे दूसरी लगा दो सर पब्लिक के ऊपर। अब ये बात अलग है कि हो सकता है कोवैक्सीन की उतनी डोज ना मिल रही हो, तो बात एक अलग है। ठीक है ना। चलिए, तो कोवैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि भारत की जो वैक्सीन है पूरी दुनिया में अपना धमाल मचाए हुए, पूरा विश्व कोवैक्सीन मांग रहा है। कोवैक्सीन दे दो हमको कोवैक्सीन। तो क्या वाकई में कोवैक्सीन में दम है? एक बार देख ले। अब हम नहीं कहते साहब, अमेरिका से कहलवा देंगे आपकी बार। कोवैक्सीन बूस्टर 90% इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन से स्टडी। ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में 90% कोवैक्सीन का जो बूस्टर डोज है वो 90% इफेक्टिव है। नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ा आपने। अब आगे पढ़ाता हूं, आइए। A booster shot of indigenously developed vaccine, Covaxin, after 2 doses is able to generate robust antibody responses and neutralize the Omicron and Delta virus of SARS-CoV-2. A study conducted by Atlanta-based Emory University has found. हमारी नहीं, Atlanta-based Emory University, ठीक है? तो Emory University ने ये वहां से उन्होंने बताया, हमने नहीं बताया। In the study conducted by Emory Vaccine Center using the live virus neutralization assay, 100% of the test serum samples showed neutralization of the Delta variant. 100%। कोई विश्व की ऐसी अभी तक वैक्सीन नहीं जो 100% डेल्टा वेरिएंट को 100% मार रही है। 100% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं? खत्म कर देना। 100% डेल्टा वेरिएंट को खत्म कर रही है। एंड मोर देन 90% ऑफ द सीरम सैंपल शो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट। 90% ओमिक्रॉन और 100%, 100%। हाँ, अब बोलो 56 इंच। बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे। गर्व हो रहा है अपने ऊपर कि नहीं हो रहा? नहीं, आप तो सो के बैठे हुए थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो कुछ आता ही नहीं। वैक्सीन हम कैसे बने? वैक्सीन कैसे बनेगी? बन गई, दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन बन गई। तुमको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, और मैं बोलता हूं मेरे को तुम पर विश्वास है, तुम मानते नहीं हो उस बात को। इसलिए तो बार बार बताना पड़ता है कि हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया। तो अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। इस देश को आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं। अपने ऊपर जब आप विश्वास करते हैं ना, तब ये स्थिति आती है। विश्व की सबसे बेहतरीन वैक्सीन आप बनाते हैं जिसका 100% न्यूट्रलाइजेशन रेट है। इतना न्यूट्रलाइजेशन रेट किसी का भी नहीं। आ रहा है मजा? सोचा था कभी? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताना, कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि कभी इतना वायरस फैलेगा? पहले तो इतना वायरस कहीं नहीं सोचा होगा, और इतने आराम से कंट्रोल कर लेगा भारत, इतने ताकत के साथ लड़ लेगा। हमने तो ये सोचा था। मैं तो सच बात बताऊं, मैं सच बता रहा हूं। मैंने सबसे पहला, मेरे ख्याल से शायद सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहला इस पर वीडियो मेरा ही आया था। लाल शर्ट पहनकर मैं बैठा था। मैंने कहा ये लाशों की लाइन दिखाई थी। मैंने कहा ये आपका बेटा भी हो सकता है, बहुत वायरल हुआ था, जबरदस्त वायरल। और उस वीडियो के बाद आप सोचिए कि मेरे जैसा आदमी भी, मैं सोच रहा था कि क्या होगा, क्या भारत छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए। मेरे रिलेटिव्स मुझे लगातार फोन कर रहे थे, आ जाओ अमेरिका, आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। सोच नहीं सकते थे। हमको ये मालूम था कि अभी सड़कों के ऊपर लाशें दिखने वाली हैं हमको, और लाइन से पड़ी होंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा, हमको ये लग रहा। लेकिन जब जैसे 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 आया कोविड, आया, स्थितियां पलट गई। लाशें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, इनमें सड़कों पर पड़ी पाई गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया। ये असंभव कार्य था जो कर दिखाया इस सरकार ने। तो ये आपके अंदर ताकत है। फिर उसके बाद वैक्सीन की बारी आई। कोई मान ही नहीं था, हम तो मान ही नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत वैक्सीन बना लेगा। भारत ने वैक्सीन बना ली, खुद की बना ली। पूरी दुनिया ने बोला अरे ये क्या लगेगा। और
और मैं आपको सच बताता हूं, मेरे साथ में बड़े बड़े राष्ट्रवादी जुड़े, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उन लोगों को भी इस पर भरोसा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं ना, तो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था। ऑल ऑफ देम वर लाइक, जो बड़ी जगहों पर बड़ी जगह पोस्टेड हैं तमाम सारे, यार वो पूतने का जान दो, यार वो मॉडर्ना आ जान दो, और आपको जानकर हैरान, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाने दो, वी विल वेट, और आपको जानकर हैरानी होगी, इन सबसे बेहतर रिजल्ट है हमारी वैक्सीन, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था, हमको आज तक कभी अपने ऊपर विश्वास हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा कर दिखाया। आज 100% डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने की अगर ताकत किसी के अंदर है तो वो कोवैक्सीन के अंदर, 90% से ज्यादा अगर न्यूट्रलाइज करने की ताकत किसी के अंदर है तो वो कोवैक्सीन के अंदर। अब समस्या बस एक ही आ रही है, कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बड़ी स्लो है, उनको थोड़ा अपना रैंप अप करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। पूरा विश्व दोनों हाथ फैलाकर कोवैक्सीन मांग रहा है, लेकिन वहां की सरकारें नहीं आने दे। कनाडा में लोग मांग रहे हैं, लेकिन आउच बेबी मांग नहीं सकता, किस मुंह से मांगे, इतने कुकर में उसके की मांग नहीं पा रहा भारत। मोदी जी के आगे घुटने टेक नहीं पा रहा, तो जिनको घुटने टेकना लग रहा है वो बेचारे देश नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे देशों के पास कोवैक्सीन पहुंच गई, मजे कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों साउथ अफ्रीका ये वो इतना नहीं फैला। एक इम्यूनिटी जो हमसे उनका मिलती है, और दूसरी बात जो भारत से कोवैक्सीन लगातार गई। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना मेरे बच्चे की कोवैक्सीन दे दी, इनकी शादी नहीं, उनके बच्चे भी हो गए थे, उनकी कोवैक्सीन दे दी थी। तो वो जरा जवाब दे दे, भाई कोवैक्सीन बहुत है, लगवा लो। अब तो आप अपने लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो, तुम तो जाके चुपके से लगवाया है और अपने लोगों को गुमराह कर रहे हो कि मत लगवाओ। वो ईस्ट और वेस्ट इंडियन नेवी, इंडियन वैक्सीन इज बेस्ट। जय हिंद, भारत माता की। जी राजेश जी, बिल्कुल सही। तो ये भारत का जलवा है, ये आपका जलवा है ना, भारत तो आप ही का, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, ठीक है। इसको जरा हमको थोड़ा समझना पड़ा, ठीक है। पूरे मैटर को अगर आप उठाकर देखें, जब से कोविड आया तब से अगर कुछ हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि भारत को इसमें बहुत आगे बढ़ने का, भारत को विश्व विजेता बनने का मौका मिला। छोटे छोटे देशों से भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए इसको वैक्सीन, और उन देशों को भी दिया जिन्होंने यूएन में खड़े होकर हमारे अगेंस्ट में बोला, हमने उन देशों को भी दिया। कोई बेईमानी नहीं करी, कोई ये नहीं कि इसको वैक्सीन नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं किया, सबके लिए दी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैं एक चीज आप लोगों को पूछना चाहता हूँ बीच में, क्या लाइक करने में कुछ परेशानी होती है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। आप लोग 60,000 70,000 लोग दे रहे हो, लाइक 10,000 करते हो, आखिर ऐसा क्या कारण है? मतलब पैसे मांग लेता क्या लाइक करते कि पैसे लाओ, या आपके खाते से पैसा कट जाता, लाइक तो फ्री में होता है, या फिर हम इसका मोड बदल दें बिल्कुल ही, है ना, क्योंकि परसेंटेज वाइज हमको तो लाइक कम आने की वजह से प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है हमको नहीं मालूम। कोई भी यूट्यूबर होगा वो आपसे कहेगा यूट्यूब के वीडियो पर या लाइव पर कि भाई आप इसको लाइक करते, तो उसका एक रीजन होता है। तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब कुछ पैसा से कट जाता है, कुछ ऐसा होता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पाता? 70,000 लोग देखकर अगर 10,000 लोग लाइक करते तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? 80,000 लोग देखकर 15,000 लाइक करेंगे तो आखिर कुछ तो रीजन होगा ना, कि अपनी इज्जत घट जाती है मार्केट में, तो किसी को पता थोड़ी चलता है। आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में, अंदर जाके वहां जाके आप उसको लाइक वाले ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो, वो प्राइवेट रहेगा, आपने क्या लाइक किया तो वो कर लो प्राइवेट, किसी को नहीं पता चलेगा। शर्म आती लाइक करने में, देखने में नहीं आती। 2 घंटे 3 घंटे देखते हो तब शर्म नहीं आती? कोई आस पड़ोस से देखता नहीं है कि अरे यार ये किस आदमी का देख रहे हो, तब नहीं आती शर्म? लाइक करने में शर्म आती है, क्या प्रॉब्लम? समाज में बाहर निकलते तो लोग चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं कि नितिन शुक्ला का वीडियो लाइक किया, ऐसा होता है क्या? क्या प्रॉब्लम आती है आखिर? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर मैटर क्या है। किसी को समझ में आया तो बता देना भैया। मोदी सेव्ड वेल्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल्स। हाँ राजेश जी, बिल्कुल यही सबसे बड़ा झगड़े की जड़ बन गया, इसी वजह से सारे देश हमारे अगेंस्ट में। आपको क्यों फायदा दें? हाँ, ये विजय कुमार जी का बिल्कुल सही बात है, आपको क्यों फायदा दें? भाई बिल्कुल मत दो, हम तो कह नहीं रहे कि आप हमको फायदा दो, हम तो दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मत देखिए, मत देखिए। हम ये देख, बताइए कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो ये बोलेगा कि मत देखिए? मैं ऐसा यूट्यूबर हूं जो कहता हूं मत देखिए, प्लीज रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए, मत देखिए हमारे इस लाइव को, मत देखिए हमारे इस वीडियो को। अगर आपको लाइक करने में कष्ट है तो प्लीज 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 बिल्कुल कतई मत देखना, बिल्कुल मत देखिए। हम नहीं चाहते कि आप देखें हमारे वीडियो को, हमारे लाइव को, ये बिल्कुल स्पष्ट लकीर है। चलिए, यादवेंद्र शर्मा जी कहते हैं टुन्नू को सबक सिखाना जरूरी है भाई, बॉयकॉट खालिस्तानी। हाँ बिल्कुल, खालिस्तानी बॉयकॉट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में बागी विधायक वही हैं जो गन्ने खेत की पैदाइश है। यादवेंद्र शर्मा जी, नहीं ऐसा पर नहीं बोलेंगे, उस पर भी एनालिसिस कर देंगे सर, उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है। तो ये भारत का आपने देखा कि ये केंद्र सरकार ने ये सब कुछ कर दिखाया, और इसमें कुछ ऐसा नहीं किया कि लोगों को बाहर से नहीं लाए, कोई मेक इन इंडिया नहीं हुआ है, कोई विदेश से लोग नहीं आए, कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घुट्टी पिला दी हो, है ना, कुछ अनोखा काम नहीं किया मोदी जी ने। वही लोग हैं, वही साइंटिस्ट हैं, वही आप हैं, लेकिन आप पर पहले भरोसा नहीं किया जाता था, भरोसा करा जा रहा है। तो स्थिति ये है कि आपने कमाल कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। जेएनयू में कोविड केयर सेंटर के संचालन में सुस्ती पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई, जाने क्या कहा बताइए सर। ये अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट से खिंचाई करा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत के बार-बार आदेश देने के बावजूद जेएनयू परिसर में एक कोविड केंद्र स्थापित करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया। तो दिल्ली सरकार को आज फिर फटकार लगी। अरे साहब, आप भी किनको फटकार लगा रहे हो माई बाप, किसको फटकार लगा रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोटी चमड़ी, उनके पास फुर्सत ही नहीं दिल्ली के लिए। दिल्ली से तो वोट मिल गया ना, दिल्ली से तो वोट मिल गया ना, अब क्या करना? मेरी वाइफ ने एक बार बोला मेरे से, बोले शादी से पहले तो बड़ा घुमाने ले जाते थे, अभी तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तब तो रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते थे। तो मैंने कहा एक बात बता, मछली कोई पकड़ ले, उसके बाद मछली को दाना खिलाता है, लिखा ले। तो दिल्ली वालों का भी यही हाल है, मछली पकड़ में आ चुकी है, जाल में आ चुकी है, अब क्या करना? अब थोड़ी कहीं जाने वाली है, ठीक है ना। तो बेचारे अब वो फड़फड़ा के रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो गए दूसरी मछली पकड़ने, भाई साहब, एक आ गई उसको डाल दिया अपनी बाल्टी में, अब गए दूसरी मछली पकड़ने गए, अब पंजाब की मछली पकड़ी जाएगी। आपके लिए समय कहाँ है? तो टाटा बाय बाय। देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जो व्यक्ति जिसको आप चुनते हो, जिसको आप राजा बनाते हो, आज के जमाने में राजा यही लोग। तो ये राजधर्म कहता है कि कम से कम जिस जनता ने आपको चुना उस जनता का सम्मान करें, लेकिन सम्मान यहाँ नहीं हो रहा। जनता की उपेक्षा हो रही है, जनता अपेक्षा कर रही है मुख्यमंत्री कुछ करे। मुख्यमंत्री तो बाहर, मुख्यमंत्री कहता हूँ मुझे कोविड हो गया, कभी कुछ ऐसा नौटंकी टाइप का मुख्यमंत्री आप लोगों ने ढूंढा है, गजब है। क्या कर, कल वो चैलेंज कर रहे थे कि हम मुकदमा कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। वो क्या हुआ? मुकदमे करे नहीं, हमने कल दिखाए थे उनको इतने सारे वीडियो, भेज दिए कि नहीं भेज दिया आप लोगों ने? गायब हो गए, कल के बाद मुकदमे की बात ही खत्म हो गई। कमाल के लोग कहाँ से। तो दिल्ली में साहब ये स्थिति है,
और भी कई जगह है, जो और भी कई जगह, और वो क्या स्थिति है वो भी देख लें। डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविक इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ड्रॉ डिस्पाइट वीजा कंट्रोवर्सी। भाई ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद इन्होंने पहला राउंड भी खेल लिया है ना। थर्सडे टू प्ले फेलो खेलेंगे अभी, ठीक है ना, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने वाले। अरे भाई जब आपने इनको एंट्री ही दे दी तब से आप कह रहे थे हम एंट्री नहीं देंगे इनको, अगर ये या तो क्वारंटीन करेंगे या फिर ये अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे या फिर ये वैक्सीन लगवाएंगे, उन्होंने सब मना कर दिया। इस पर ऑस्ट्रेलिया अभी भी असमंजस में है कि हम इनको खेलने दें, नहीं खेलने दें या वापस भेज दें। उनको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे भी लोग हैं भाई, कुछ लोग ऐसे भी जिनको अभी भी लग रहा है कि वैक्सीन उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हम तो नोवाक जोकोविक से यही कहेंगे भाई आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप अपने देश से बोलिए आपके लिए विशेष तौर पर भारत से कोवैक्सीन मंगवा ले, या आपके देश के जो भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो उनसे बोलिए कि भारत से आग्रह करके कोवैक्सीन मंगवा लें, और आप जैसे तमाम सारे जो लोग हैं जिनको डर लग रहा है उनको कोवैक्सीन दे दी जाए ना। दैट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी, फॉर यू एंड फॉर एवरीबॉडी। चलिए आज की एक और खबर जो सबको परेशान करेगी, और वो ये रही वो खबर। पटरी से उतर गई गाड़ी, बीकानेर एक्सप्रेस 12 बोगियां पटरी तो उतर गई, 6 की मौत हो गई। रेल मंत्री ने पीएम से बात करी है, लेकिन 12 पटरियां उतरी, क्यों उतरी, कैसे उतरी, अभी इसकी जांच होगी। मेडिकल वैन भी पहुंच गई है वहां पर, तमाम सारी मेडिकल वैन समझते हैं वो वाली नहीं जो उसके रास्ते जाती है, एक ट्रेन होती है मेडिकल वैन है ना, तो वो भी वहां पहुंच गई है जिसके अंदर ऑपरेशन वगैरह की सारी व्यवस्था होती है। कई बार सबसे पहला ये रेलवे का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसमें वहां मेडिकल वैन और ये सारी चीजों को पहुंचाया जाए। तो ये एक बड़ी दुखद घटना रही, और बंगाल में घटना हुई है। क्या पटरियों से किसी ने छेड़छाड़ करी या कुछ और कारण था, क्या था, देखना पड़ेगा, बिकॉज 12 बोगियां उतरना इसका मतलब ट्रेन अपनी पूरी स्पीड। प्रणाम सर जी, एक्सीलेंट कंटेंट वी आर सीइंग ऑन योर चैनल सर, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। टेक केयर अनुभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो एक ये चीज आज हम राजनीति की न्यूज को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले राष्ट्रनीति की न्यूज को लेंगे। पुनीत जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी हु वाज लीडिंग वैक्सीनेशन ड्राइव, लता मेनन जी बिल्कुल, विकास कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, कोई कहते हैं आपकी वाइफ ने सुन लिया मछली वाला कमेंट तो दाना पानी बंद हो जाएगा। सर मैं तो सामने सामने बोला हुआ, तो दाना पानी क्यों बंद होगा, सामने सामने क्यों। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों से ही मजाक करता हूँ, घर में भी कभी कभार मजाक कर लेता हूँ। एकदम ही इतना भी टाइट ना हो जाइए, कुछ जो चीजें बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है ना सर, फिर वो मुड़ती नहीं, टूट जाती है। इसलिए फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है जीवन में सबके लिए। इतने भी सख्त मत हो जाइए कि जब आपको झुकने की बारी आए तो आप टूट ही जाए, झुक ना पाए। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखिए जीवन में भी और अपने व्यवहार, बहुत आवश्यक। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों जरा कान खोलकर सुनना, अब अगली न्यूज आपके लिए आ रही है। और उस न्यूज को, क्योंकि हमारे चैनल पर ही किसी ने पूछा था कि नीट यूजी काउंसलिंग कब होगी, तो नीट यूजी काउंसलिंग होगी जनवरी 19 से स्टार्ट हो रही है। मनसुख मंडाविया जी ने आज बता दिया, जनवरी 19 से 2022 नीट अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने भी नीट का एग्जाम दिया था, जो बार बार परेशान हो रहे थे और ये तमाम सारी चीजों से ये थे, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नीट की काउंसलिंग 19 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, ये इसका शेड्यूल भी आ गया है। 17 जनवरी और 18 जनवरी, 17 से 18 जनवरी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा। 19 जनवरी 2022 24 जनवरी तक अप टू इतने होगा, है ना। इसके बाद ये पूरा जो है ना, ये आपको ये पूरा जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा मालूम है, ये ANI हिंदी पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको स्ट्रीट पर। हम इसको अलग से भी आपको दे दें, राइट। ये टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो जितने भी जो लोग हैं, इसको जो भी इस बारे में सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 19 तारीख से नीट यूजी का जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, राइट। आइए अब आगे चलते हैं और उस चीज की बात करते हैं जिस चीज को लेकर आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लेकर हम लोग अक्सर परेशान। कोई कहते हैं मेरी बहन ने भी क्वालिफाई किया था, अच्छी बात है, तो सरकार ने आपकी बात सुन ली। सर आप कह रहे थे नीट की काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, ऐसा नहीं, सरकार सुनती नहीं, सरकार आपकी हर बार सुनती, ऐसा कभी नहीं होता, नहीं सुनती। जीवान जी धन्यवाद, कहते हैं यूर नंबर 1, धन्यवाद भैया। तो एक खबर जो आपको परेशान करेगी, बार बार परेशान करती है, जो चीज आपको परेशान करती है, सॉरी नॉट खबर, और वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या परेशान करती है, बार बार आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। आरती टिक्कू जी का भी अकाउंट सस्पेंड हो गया था। आरती टिक्कू जी ने उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से इनको नोटिस भिजवाया, और नोटिस ट्विटर को गया। ट्विटर ने इसके बाद में लड़ने के बजाय इनका अकाउंट रिस्टोर कर दिया, और जो कंटेंट इनका ब्लॉक किया था उस कंटेंट को भी उन्होंने हटा दिया, हेटफुल कंटेंट से हटा दिया उस कंटेंट को भी, ठीक है ना। और ये तमाम सारी बातें जब हाईकोर्ट में पहुंचे तो इसके बाद ट्विटर ने इनका अकाउंट खोल दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट भले ही वापस आ गया, इससे लड़ाई खत्म नहीं होगी। आरती टिक्कू जी ने कहा कि मेरा अकाउंट भले ही वापस आ गया, लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई तमाम सारे उन भारतवासियों की लड़ाई है जिनके अकाउंट सस्पेंड किए गए, जिनके हैंडल सस्पेंड किए गए। तो ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसा कहते तो बहुत सारे लोग हैं, करते कितना है देखना है। आरती टिक्कू जी कितना करती हैं, कितना इस पर खरा उतरती हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मेरा खुद का अकाउंट सस्पेंडेड है, तो कितना इस पर लोग आगे बढ़ते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि हाई कोर्ट में जाने के बाद में ट्विटर को समझ में आया कि हमारा नुकसान हो जाएगा और लंबा नुकसान हो जाए, तो ट्विटर पीछे हटा, 2 कदम पीछे हटा। ये आपकी फिर से एक बार जीत है आरती टिक्कू जी के तरफ से ही सही, लेकिन कम से कम ये एक प्रेसिडेंट तो सेट हुआ कि अगर ये दादागिरी करेंगे तो आदमी हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट में जाकर इनको नोटिस देकर इनको वहां बुलाया, ठीक है। तो कुंज जी पूछ रहे हैं आप MP सागर सिंह को भी शादी करनी है, मुझे MP सागर वाले से ही शादी करनी है, ऐसा कुछ है। सागर वालों आ जाओ भाई, इनको बता दो, इनको अपना नाम पता एड्रेस दे दो भाई, इनको शादी करनी होगी। न्यूज सुननी है कि रिश्ता जोड़ना है, कुछ कमाल के लोग। चलो भाई आइए सर, न्यूज सुनिए, न्यूज के मजे लीजिए, एनालिसिस देखिए, क्या है क्या नहीं है, क्या पहना है क्या करा है, उसमें मत जाइए। पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। कोई सज्जन पूछ रहे थे आपकी वाइफ देखी है क्या आपका लाइफ, भाई मैंने तो आज तक जाके देखा नहीं, मैंने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया। अभी आपको उसकी लाइफ में दखल देना तो बड़े कमाल की बात है, हस्बैंड ने दिया नहीं आपको दखल देना, ये भी बड़े कमाल की बात है। आपके ऐसा होता है क्या, हमारे यहाँ नहीं होता सर, हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आ गए नीचे, ऑफर आने शुरू हो गए।
चलिए आगे बढ़े। कमाल कमाल मतलब कमाल कमाल के लोग हैं, कितनी बार समझाया उसके बाद भी समझ, मतलब व्हाई वी लाइक दैट, हम लोग इस तरह के क्यों हैं? एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो नहीं पूछता कि भाई आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपने कहाँ से बैठे हो, सोफे पे सो रहे हो, रोजा रजाई में घुसे हो, इतनी रात को लाइव देख रहे हो, बीवी ने लात मार के निकाल दिया है क्या? नहीं, थोड़ा सा अपन लोग समझ लेना, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। चलो खैर कोई बात नहीं। चलिए, स्टैंड विंडिकेटेड एज आईबी मिनिस्ट्री ऑर्डर रिकॉग्नाइजेज नीड फॉर इंप्रूवमेंट सेज एनबीडीए। तो भैया भारत सरकार ने BARC ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को एक बार फिर से कह दिया कि टेलीविजन की रेटिंग पॉइंट्स यानी TRP तत्काल प्रभाव से न्यूज चैनल की रिलीज की जाए। कौन सा न्यूज चैनल किस TRP पर है, यह आदेश दिया गया। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम विंडिकेटेड हो गए, हम पहले ही कह रहे थे इसमें कमियां हैं, इसको जो है देखा जाना चाहिए। NBDA ने, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने इस बात को कहा। तो बात भी ठीक है, कुछ कमियां थी जिसको कि दूर भी किया जाना चाहिए और प्रोबेबली शायद अब उसको लेकर काम भी हो। अब एक चीज और बता, पुलिस ये कैसी होती है? पुलिस कैसी होती है? पुलिस बड़ी सख्त होती है, पुलिस को लेकर बड़े नेगेटिव फिगर होती है, पुलिस ऐसा होती है, पुलिस वैसी होती है। आइए देखते हैं पुलिस कैसी होती है। रिजवान अहमद जी खास आपके लिए। ये पुलिस की जीप आधी रात को सर्दियों में जा रही थी, उन्हें कुछ पिल्ले दिखे, पुलिस वाले रुके, अपने टिफिन में से खाना निकालकर, रोटी निकालकर इन पिल्लों को दे दी, क्योंकि इतनी सर्दियों बचेंगे कैसे अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो। जिस पुलिस को आप इतना खराब मानते हैं वो भी इंसान है। रिजवान जी, जो आपको लग रहा है ना कि आपके भाई को अंदर कर दिया, तो सर आपका भाई अगर क्रिमिनल है ना तो ये पुलिस वाले उनके लिए शैतान से कम नहीं है, लेकिन अगर आपका भाई क्रिमिनल नहीं, अगर आप क्रिमिनल नहीं हो तो ये आपके लिए भगवान से कम नहीं। ये आधी रात को पहरा इसलिए देते हैं ताकि आप लोग चैन से सो सकें, आपके घर में चोरी ना हो, आपका मर्डर ना हो, और अपने डब्बे में से खाना निकालकर इन पिल्लों को दे रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर है, जो जानवरों का भी ख्याल रखते हैं ना रिजवान साहब, वो आपका ख्याल उनसे तो पहले ही रखेंगे कम से कम, क्योंकि आप इंसान। लेकिन अगर आप गलत इंसान है ना रिजवान साहब, तो फिर प्रॉब्लम है। चाहे पुलिस हो चाहे नितिन शुक्ला हो, सबका व्यवहार एकदम से आपके प्रति नेगेटिव ही हो जाएगा सर। बहुत सारे लोग जो देखते ही पुलिस को गाली देते हैं, जिनके मन में एकदम से गलत चीजें आती है, सर अच्छा भी बहुत कुछ करते हैं लोग। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कितना अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी सोचते होंगे आखिर में पुलिस का इतना फेवर क्यों करता हूँ, आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन का इतना फेवर क्यों करता हूँ। मैं सर हर चीज का फेवर करता हूँ, भारत के संविधान का, भारत के कानून का, उनको पालन कराने वाले सभी लोगों का। तो ये क्लियर है एकदम। तो लेट अस जो हमारे लिए काम करते हैं, कम से कम हम उनके लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो दें, थोड़ा सा उनके लिए। जो लोग रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे सायरन चलाते हुए, आप मेरे यहाँ से भी सुनेंगे थोड़ी देर में सायरन निकलेगा, तो वो भी आराम से रजाई में सो सकते हैं सर, घर परिवार के साथ, है ना रिजवान साहब। बाहर इसलिए घूम रहे हैं ताकि आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप चैन की नींद सो सके, ताकि कोई घर में घुसकर चोरी के चक्कर में उनका मर्डर ना करे। ये लोग इसलिए घूमते हैं रात को सर। ड्यूटी तो सर वो झूठ बोल के भी अपने थाने में बैठ के भी कर सकते हैं कि हाँ हमने सब जगह कर लिया, और उनको तनख्वाह पूरी मिल जाएगी सर। वहाँ पर भी बेईमानी कर सकते हैं, करते हैं ना हम लोग। ऐसी बेईमानी करते हैं कि नहीं करते? अपने बॉस से बोलते हैं नहीं सर मैं तो मार्केट में हूँ, पर ये लोग ऐसा नहीं करते। अगर ये लोग ऐसा करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। करते हैं, उनमें भी कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं वो भी करते होंगे। जय परमार जी धन्यवाद, नवनीत सिंह जी धन्यवाद, ठीक है ना। पुलिस होती है खराब, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय साहू जी, तो सर एक काम करो, पुलिस की सहायता लेना बंद कर दो। आप अपने जो मोहल्ला वहां से बोल दो पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी, आपको मालूम चल जाएगा बाकी कितने खराब लोग हैं, आपको मालूम चल जाएगा 1 मिनट के अंदर। ये जो आपके घर से बहन बेटियां निकलती है ना सर, इनके कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं उतारे जाते कि उनको पता है पीछे पुलिस है, आके घुस भर देगी हमें। ये जो आपको चाकू नहीं मारा जाता ना, ये जो आपके घर में घुसकर लोग गैंगरेप नहीं करते सर, इसीलिए नहीं करते कि उनको मालूम है पीछे से भी पुलिस आके हमें घुस भर देगी, हमारा एनकाउंटर कर देगी। और जिस दिन ये खौफ खत्म हो जाएगा ना सर, उस दिन हम आपसे पूछेंगे पुलिस खराब होती है नहीं होती। पुलिस को बिल्कुल सख्त होना चाहिए, जैसी पुलिस है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए कहीं से कहीं तक मुझे सर उसमें कोई कमी नहीं लगती। जो गलत लोग हैं उनको लगता है हमको क्यों नहीं खराब लगती। हृदय मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमको क्यों नहीं लगती, आपको क्यों लगती, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना सर। खैर चलिए, तो सिर्फ पुलिस काम कर रही है आपके लिए, और भी लोग काम कर। आइए जरा देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को मिल रहा निःशुल्क खाद्यान्न। कितनों को मिला? केंद्र सरकार द्वारा कुल आवंटित खाद्यान्न 759 MLT मिलियन मीट्रिक टन, LMT सॉरी, लाख मिलियन टन, लाख मिलियन टन। लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्न 580 LMT, लाख मिलियन टन, लाख मीट्रिक टन सॉरी। खाद्यान्न का कुल व्यय 2.6 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खाना खिला दिया। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित अनाज 163 LMT, लाभार्थियों को वितरित अनाज 19.76 LMT। ये 5वें चरण में है, यानी दिसंबर से मार्च 2022 तक, और ये अब तक दिया हुआ। और ये जो आप गरीबों को जो मिल रहा है ना राशन, 2.5 लाख करोड़ रुपए इसमें आपने दिए। और ये 2.5 लाख करोड़ वही है सर जो आप कहते हैं ना पेट्रोल 100 रुपए हो गया, इनकम टैक्स कम नहीं हो रहा, स्लैब में छूट मिलनी चाहिए, GST ज्यादा लग रहा है सर, ये वही पैसा। ये जो गरीब है ना सर, ये आप ही के पैसे से उनको जिंदा रखा गया है लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद में। तो जब तक वो अपने पैरों पे खड़े हों तब तक ये। और ऐसा करने की क्यों जरूरत है? ऐसा करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा अगर बिल्कुल हम सेल्फिश हो जाएंगे तो मालूम क्या होगा, फिर उनको खाने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो क्राइम बढ़ेगा। खाने को तो चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। तो फिर वो फिर दोबारा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एक नया कानून व्यवस्था की एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए देश इसलिए होता है, राजा इसलिए होता है देश का कि वो सबका ख्याल रखे। देश का PM अनपढ़ कैसे, देश वेद पुराण ज्ञान है। राजीव भैया जी थोड़ी सर हाँ भी लगे, ठीक है। चलिए, आप किससे बात कर रहे हैं ये सोचिए। जो खुद अनपढ़ है उनको तो दुनिया अनपढ़ लगेगी, जो मदरसे में नहीं पढ़ा वो अनपढ़ है उनके साथ, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही। कैसे? अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त करने वाले 2.7 करोड़ लोग, इलाज में खर्च होने वाली धनराशि 30,000 करोड़ रुपए, योजना का लाभ देने वाले अस्पताल 27,000, आयुष्मान कार्ड वितरित 17.38 करोड़। सिर्फ आपके खाने की इंतजाम नहीं हो रहा साहब, आपकी सेहत का भी इंतजाम हो रहा है, वो भी किया केंद्र सरकार ने, वो भी आपके सामने। ये सारे रिपोर्ट कार्ड सोचिए, क्या अपन कभी सोच सकते थे कि कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो फ्री में राशन देगी? हो सकता था चुनाव के लिए शायद लोगों ने सोचा कि साउथ में बढ़ता था, लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि बिना पॉलिटिकल बेनिफिट के कोई सरकार ऐसी आएगी जो फ्री में इलाज दे? क्या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी, प्राइवेट
प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी, सरकार आपका पेमेंट करेगी। नहीं सोचा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग महंगे हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, इसलिए सस्ते हॉस्पिटल में होइए, लंबा चलेगा, वरना खत्म हो जाएगा उतना लिमिट वाला पैसा, फिर आप क्या करेंगे। हेमंत शाह जी नमस्ते, ठीक है ना। तो जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है थोड़ा सोच ले। तो खाना हो गया, सेहत हो गई, अब इससे क्या होगा? पढ़ाएगा कौन? बात तो सही, पढ़ाएगा भी मोदी। आइए भाई पढ़ लें मोदी से। देश में मेडिकल शिक्षा का विस्तार कर रही मोदी सरकार। 2014 से पहले 51,000 सीटें थी एमबीबीएस की, और 2021 में 92,000 हो गई, 92,000, लगभग डबल हो गई, 51,000 से 92,000, ठीक है। पीजी की सीट 31,000 थी, 56,000 हो गई, ये भी लगभग डबल हो गई, ठीक है ना। जो लोग कह रहे हैं ना हमको ऐसा हमको वैसा, वो जो आजकल जो ये खास वीडियो उन लोगों को जरूर दिखाइएगा जो कांग्रेसी ब्राह्मण है, जो कहते हैं आरक्षण हटाओ, जो कांग्रेसी ब्राह्मण कहते हैं ना आरक्षण हटाओ। सर ये दिया था कांग्रेस ने, इस 51,000 में 50% हटा लीजिए, आपके पास कुल 25,000 सीटें थी, मोदी सरकार ने यहां लाके खड़ा कर दिया। अब इस 92,000 में से भी आप 50% हटा दीजिए सर, तो अभी 41,000 है। कहां 25,000, कहां 41,000। मोदी ने आपको आपके आरक्षण से ज्यादा सीटें दे दी सर, और उसमें भी 10% 12% का आपको आरक्षण दे दिया। ईडब्ल्यूएस वाला पीजी सीट में भी यही हाल है। कुल मेडिकल सीट 82,500 थी, 1,48,596 हो गई। फायदा हुआ नहीं हुआ? आप ऐसे घुमा कर ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, इसमें ज्यादा फायदा दे दिया, इसमें ज्यादा फायदा दे दिया। कुल मेडिकल कॉलेज 387 थे, 596 हो गए, और ये सरकारी की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, और ये काम सरकार कर रही है, उसको भी हमको देखना चाहिए, ठीक है। आरक्षण स्वरूप बदल दिया सर जी, हाँ जी बिल्कुल स्वरूप, अभी और बदला जाएगा स्वरूप, अभी और बदला जाएगा, जो एक्चुअली जिनको जरूरत है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक आप किसी चीज को खत्म कर, मोदी जी किसी चीज को खत्म नहीं करते, वो उससे बड़ा दूसरी अपनी लाइन खींच देते, दूसरे की लाइन पे क्रॉस नहीं लगाते, उसको मिटाने में दम अपने एफर्ट्स नहीं लगाते, अपनी लाइन उससे बड़ी खींच, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे आज एक बात बताइए, आज कोई इंजीनियरिंग में बात करता है, इंजीनियरिंग में आरक्षण का कोटा खत्म करो, ऐसा करो, कोई बात नहीं करता। क्यों? इतनी सीट हो गई है कि 12th के बाद आप जाओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा ही हाल मेडिकल में भी होना चाहिए, 12th के बाद आप निकले, आपको मेडिकल में मिल जाएगा, आपको मेडिकल करना, आप मेडिकल कीजिए जाके। इतने कॉलेजेस खोल, मोदी जी इतने कॉलेजेस खोल रहे हैं लगातार, अभी 11 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया एक साथ तमिलनाडु। अभी ऐसी बहुत सारी जगह स्कीम है सर, बहुत सारी जगह, आप चिंता मत कीजिए, बहुत खुलने, छोटी छोटी जगहों पर, एक एक स्टेट का आपको स्टेट वाइज दे देंगे, थोड़े और खुल जाने दीजिए, 31 मार्च तक अभी और खुलने, जरा वो भी हो जाए, फिर अपन बात करें। सर जी वन मोर एस्पेक्ट इज दैट देयर आर नो स्कैम्स नाउ दैट हैज हेल्प्ड द नेशन। अश्विन जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है, एक भी स्कैम ना हो, बहुत बड़ी बात है। ये तो अपने आप में वाकई में बहुत ही जैसे कहते हैं ना, इतने साल सरकार चल गई और एक भी घोटाला नहीं, कमाल। न्यू कॉलेजेस डोंट हैव क्वालिटी, दीज थिंग्स विल एंड अप लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर। नहीं, ऐसा तो नहीं सर, ऐसा किसने कह दिया कि नए कॉलेजेस में क्वालिटी नहीं? इंजीनियरिंग में भी नए कॉलेजेस में बहुत ज्यादा बेहतर आए, कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया नए कॉलेजेस ने, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स करके दिए देश, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये तो आपको चुनना पड़ेगा सर, उस समय भी ऐसा ही रहेगा, कुछ खटारा टाइप होंगे, कुछ अच्छे होंगे, ठीक है। और एक बात बता दूं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइव वही करेगा मार्केट में जो सबसे ज्यादा फिट है, जो सबसे ज्यादा सही चल रहा है, ठीक है। चलिए अब एक खबर, एक फेक न्यूज आज चली कि दाऊद इब्राहिम का जो भांजा है वो मुंबई पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। नहीं, ये खबर सही नहीं है, मुंबई पुलिस की गिरफ्त से नहीं भागा सर, गलत खबर है। दाऊद इब्राहिम्स नेफ्यू फ्ली टू पाकिस्तान फ्रॉम यूएस इवन एज इंडिया प्रेस्ड फॉर डिपोर्टेशन। भाई वो पाकिस्तान पहुंच गया है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इस पूरे मैटर को जरा पहले और एक आध दो न्यूज देख लें। ये न्यूज ठीक नहीं कि वो मुंबई से नहीं भागा। दाऊद इब्राहिम्स नेफ्यू सोहेल कास्कर गिव्स इंडियन एजेंसीज द स्लिप प्लीज टू पाकिस्तान। ये थोड़ी सी भ्रामक खबर लगती है क्योंकि ये पूरी खबर नहीं है, ठीक है ना। दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कास्कर भारतीय एजेंसियों के हाथ से फिसला, दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंचा। तो फिसला ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से निकल गया हो, नहीं ऐसा नहीं है। दाऊद इब्राहिम का जो भांजा है, इसका अमेरिका में इसका केस चल रहा है, अमेरिका में ड्रग्स पेडलिंग का इसके ऊपर केस है। दाऊद की पूरी फैमिली जो ना वो ड्रग्स में काम करती है, तो ये इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हमारे भी जो आंदोलन चला उसमें ड्रग्स का खेल था पूरा, दाऊद का हाथ था। ये जो आंदोलन हुआ था, क्या नाम था इसका, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था, कौन सा आंदोलन के नाम पर हो रहा था, पराया आंदोलन। तो ये पराया आंदोलन जो चल रहा था भारत में, इसमें भी वही खेल था। तो इनकी जो पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली उसी में लगी हुई है, ड्रग्स में। तो वहां ये पकड़ा गया, इसको पकड़ लिया गया, इसको जेल में भेज दिया गया वहां से। इसके बाद में इसकी एक आवाज इंटरसेप्ट हुई, जो दुबई में भारतीय एजेंसी जिन टेलीफोन्स को इंटरसेप्ट कर रही थी, तो वहां एक आवाज इसकी पकड़ में आई, यार ये तो दुबई में है, तो ये वहां से कैसे आ गया। हालांकि जब वहां केस चल रहा था उस समय सरकार ने, भारत सरकार ने और भारत की एजेंसीज ने पूरे सबूतों के साथ लिखा था कि इसका डिपोर्टेशन भारत होना चाहिए, इसे हमें भी हैंडओवर किया जाए, हमें भी इससे पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। हो सकता है शायद जो अमेरिका की एजेंसीज शायद उन्होंने नहीं दिया, बहरहाल इसका पटाक्षेप बाद में होगा, लेकिन ये बात गलत है कि भारत की एजेंसी के हाथ में आके निकल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ने कभी भी वो भारतीय किसी भी एजेंसी, ना मुंबई पुलिस को, ना भारत की किसी एजेंसी को उसको हैंडओवर नहीं किया। हमने लिखकर जरूर दिया था, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो दिल्ली पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने भी और सेंट्रल एजेंसीज ने भी लिखकर दिया था कि इसको हमको दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की मुंबई पुलिस इसको मांग रही है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो उसकी आवाज दुबई में सुनी गई और दुबई के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दुबई से वो पाकिस्तान भाग गया। अगर भाग गया होगा तो ये अलग बात है, लेकिन अगर नहीं भागा तो फिर उसके लिए आने वाला समय थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। भारतीय एजेंसी उसको वहां से पकड़ लाने में पीछे लगी तो है। तो इस फेक न्यूज से बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे मुंबई पुलिस और बड़ी आदमी उसको बड़ी जल्दी उठा लेता है, क्योंकि वहां सरकार किसी दूसरे की है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, न्यूज सही होनी चाहिए, न्यूज गलत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है ना। क्लियर। पाकिस्तान हार्बरिंग 350-400 टेररिस्ट अलोंग एलओसी एक्सपोजिंग इट्स नेफेरियस डिजाइन। आर्मी चीफ 350 से 400 आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में है, एलओसी पर बैठे। जैसे ही ज्यादा बर्फ पड़े तो धीरे से आ जाए, कुछ मौका लग जाए, तो आर्मी को पता है, आर्मी उनको ठोकने के लिए भी एकदम तैयार बैठी है, एकदम क्लियर है।
सावित्री चौधरी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके आप लाइव ना देखा करें, आप अपना समय बर्बाद ना किया करें, हमारा भी ना किया करें, ठीक है ना। आप ना देखा करें, आपके लिए नहीं है, आप जैसे कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल कतई नहीं। और हम आपके नौकर नहीं है कि आपके हिसाब से जो आप चाहेंगे हम वो चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हम चीजों को उस हिसाब से चलाएंगे जिस हिसाब से हमको चलाना होगा, जो पब्लिक को समझ में आएगा। यू आर नॉट द पब्लिक, 1% इज नॉट अ पब्लिक। हमको यहाँ उन सारे लोगों की चिंता करनी होती है जो सारे लोग यहाँ पर देखने लगे, सिर्फ आप नहीं है, आपके अलावा भी बहुत सारे। फिर भी अगर आपको वोटिंग करानी तो आप करा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। आप खुद लिख दीजिए, आपके नीचे लोग अपने आप आपके कमेंट में जवाब देंगे। सो भारतीय सेना को पता है कि पाकिस्तान जो है घुसने की फिराक में, और भारतीय सेना बंदूक लेकर उनका इंतजार भी कर रही है कि आओ जल्दी आओ, तुम्हारा स्वागत करें। तो उस स्वागत में भी देख लें अब रॉ क्या कर रही है। रोहन पाठक जी बोलते हैं इनको रॉ का ही नहीं मालूम, रॉ क्या कर रही है। ये रॉ का काम है, कमाल आदमी हो भाई साहब, ये रॉ का काम है लोगों को एक्सट्राडाइट करके यहाँ लाना, ये रॉ का काम है क्या? सर ये एम्बेसीज का काम होता है। भारत सरकार अपनी यहाँ की एम्बेसी को लिखेगी, अमेरिका की, भारत की एम्बेसी वहाँ अमेरिका में जाके उसको परस्यू करेगी। थोड़ा जानकारी ले लीजिए, कौन से स्कूल से पढ़े सर, बुरा नहीं मानिएगा, पर कौन से स्कूल से पढ़े, कल मुझे फोन कीजिएगा सुबह, थोड़ा सा बातचीत करें। दिस इज लाइक कमाल हो गया। चलिए, रॉ का काम होता है सर जानकारियों को इकट्ठा करके देना, उन पे एक्शन लेना नहीं होता। ऐसे तो रॉ ही एक्सपोज हो जाएगी, वहाँ चला जाऊँ, मैं पहुंच जाऊँ, नितिन शुक्ला अमेरिका पहुंच गया, मैं रॉ का एजेंट हूँ साहब, ये आगे आदमी इसको मेरे को देना, बोलेगा अच्छा रॉ का एजेंट, आ जा बैठ, इसको डालो आजीवन कारावास में, इससे लिखवाई रॉ का एजेंट, यहाँ पे हमारे यहाँ जासूसी कर रहा था। तो भारत के ऊपर यूएन में जाकर और पेनल्टी ठोकेगी, सैंक्शंस लग जाएंगे। गुरुजी आप सब पे गुस्सा हो रहे हो, नहीं पता नहीं क्यों सर, आज ऐसे कमेंट आ रहे हैं अनोखे, बड़े कमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्मी की और बात कर लें। ऑन द ईव ऑफ 74th आर्मी डे, ऑल इंडिया रेडियो AIR विल ब्रॉडकास्ट द मैसेज ऑफ जनरल MM नरवाने COAS टू द नेशन ऑन 14th जनवरी 2022 एट 5:45 PM। कल शाम को 5:45 पर FM गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 एंड इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपको भारत के आर्मी के चीफ का वक्तव्य सुनने को मिलेगा, तो इनको जरूर सुनिएगा, बहुत आवश्यक है। जी कहते हैं सर जी, आफ्टर BJP रूल वी आर रेस्ट एश्योर्ड और गवर्नमेंट विल सपोर्ट आर्मी टू टेक एनी सपोर्टिव एक्शन, दिस रियली मेक्स अस टेंशन फ्री, वोट वसूल। जी अश्विन जी, चलिए साहब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये तो ही आर्मी की बात। अब अपने देशों से जो आसपास जो आपके देश हैं उनसे क्या चल रहा है? अपने देश के लोग भी रॉ की साजिश के शिकार हो गए हैं क्या? रॉबर्ट कूल जी, श्रीलंका इनॉग्रेट्स इंडिया बैक ट्रेन सर्विस ड्यूरिंग चाइनाज वैंग विजिट। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी श्रीलंका पहुंच रहे थे और ठीक उसी दिन जिस दिन वो पहुंचे उसी दिन श्रीलंका ने भारत और श्रीलंका की दोस्ती वाली जो ट्रेन है उस ट्रेन का इनॉग्रेशन कर दिया। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, सोचा नहीं था उन्होंने कि ऐसा भी हो जाएगा। चाइना इससे बड़ी बुरी तरह से बिलबिला गया, और इतना बिलबिला गया कि पूछिए मत। नो थर्ड पार्टी शुड इंटरफेयर इन चाइना इन श्रीलंका टाइज, वैंग यी कहते भाई कोई दूसरा आदमी यहाँ आकर हमारे बीच में गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, हमारे बीच में आकर लफड़ा मत करना, हमारी दोस्ती में मत आना बीच में। तो कौन आ रहा है बीच में? वो तो खुद ही से कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरा क्या कर रहे हैं। फिलीपींस के गुड ऑर्डर फॉर बोमस। हाँ अभिषेक जी, सुवन जी धन्यवाद। तो भाई ये तो कमाल हो गया, तो देश की रक्षा हो रही है, आर्मी कर रही है, तमाम सारी जगहों पर आप कूटनीतिक भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इसके अलावा एक चिंता का विषय, और वो चिंता का विषय भारत के अंदर से आ रहा है, इंटरनल। और वो चिंता का विषय क्या है जरा उसको भी देख लीजिए। लव पाकिस्तान बलून्स, केरला पुलिस रजिस्टर केस। ये लव पाकिस्तान के बलून आ गए साहब, केरल में आ गए। 11 जनवरी को ये पकड़े गए। बर्थडे पार्टी के लिए कोई बलून ले गया, उसने बलून फुलाया तो हैरान रह गया, उसने देखा ये तो लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। मामला तब उठा जब ये मीडिया में आया तो जो वहाँ का जो दुकानदार कहता जी मेरा इसमें क्या लेना देना, मैं तो लेकर आया हूँ और मैं तो यहाँ पर बेच रहा हूँ, मैंने तो देखा नहीं इसके अंदर क्या है। बड़े कमाल की बात है कि देखा नहीं, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। उनका कहना है कि भाई हम फुलाकर थोड़ी देखते हैं, तो ना भी फुलाकर देखें, ना भी यदि फुलाकर देखें तभी भी आपको ये चीज तो समझ में आई जाती होगी, इतना तो समझ में आता होगा शायद कि जो ये बलून्स हैं, ये बलून्स कैसे हैं, क्या है, उसमें क्या लिखा है, क्या बिना फूले बलून्स में दिखता नहीं है क्या? उनका कहना है हमें नहीं दिखा, यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बिना फूले में भी। कहते मैंने बाद में फुलाकर देखा, तो जब फुलाकर देखा तो मैंने हटा दिया इसको मैंने हटा दिया अपने काउंटर पे से। ठीक है, हो सकता है शायद ये सही हो कि मैंने तो इंपोर्टर से खरीदे, जो इंपोर्टर ला रहा है उसकी गलती है, हो सकता है सही। लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है, और सबसे मजे की बात ये घटनाएं हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त के पास होती है। बलून्स विद पाकिस्तानी फ्लैग इम्प्रिंटेड ऑन देम फाउंड इन पंजाब विलेज, 15 अगस्त 2021। ये पंजाब के रूपनगर में पकड़े गए थे ऐसे बलून, ठीक है ना। इसी के आसपास मंडी में मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, मचा हड़कंप, 14 अगस्त 2021। मंडी में भी मिले, मंडी हो, रूपनगर हो, और आ गया ये मथुरा के गुब्बारों ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसियों की नींद, लिखा था आई लव पाकिस्तान। 2018 में ये भी पकड़े गए। तो आखिर ये गुब्बारों के उससे चल क्या रहा है भाई? आई लव पाकिस्तान रिटन ऑन बलून्स फाउंड इन राजस्थान में भी पकड़े गए, चाहे मथुरा हो, राजस्थान हो, केरल हो, पंजाब हो, सब जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केरला 30 स्टूडेंट्स बुक्ड फॉर वेविंग फ्लैग रिजेंबलिंग दैट ऑफ पाकिस्तान इनसाइड कैंपस। ये पाकिस्तान का झंडा इन्होंने, नॉट रिजेंबलिंग, इट इज अ पाकिस्तानी फ्लैग फॉर गॉड, चांद सितारा भी है इस पे, व्हाइट ये भी है। तो कैंपस के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का झंडा इन्होंने लहराया था 2019 में। 30 लोगों को इनके खिलाफ केस हुआ। अब खैर केरल में क्या कार्रवाई होगी आप भी समझ। तो एक्चुअली हमें बाहर वालों से कम अपने अंदर घर के नहीं ना, उनसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं, अब इसको भी जांच में लिया जाना चाहिए, क्या ये गलती से आ गए, एंड यूजर की गलती नहीं थी, दुकानदार की गलती नहीं थी, या फिर इन बलून्स के पीछे कोई बड़ी साजिश है, और ये लाने वाला कौन, इसको इंपोर्ट करने वाला कौन, इसको भी हमको देखना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इतनी सारी बात हो रही है तो जरा उन लोगों की भी बात हो जाए, पराया आंदोलन की भी बात हो जाए, जिन पराया आंदोलन वालों ने इस देश में हड़कंप मचाया था। और पराया आंदोलन से लेकर कांग्रेस का कहना था कि 750 लोग मर गए, ऐसा कहना था, फिर कभी 700 लिखा था, कभी कुछ लिखा था, ठीक है ना। 750 लोग मर गए, किसमें? किसान आंदोलन, 700 फार्मर, बाद में 700 पे आके कहानी नेगोशिएट करके 700 पे आई। तो भाई सबने बोला, सबने छापा भी, सबने, ऐसा नहीं किसी ने नहीं छापा, सभी ने छापा, ठीक है ना। तो ये जो 700, 750 तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 700 फार्मर्स हु कुड नॉट कम बैक टू देयर फैमिली।
इसको बड़ा चलाया जा रहा है, इसको बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसको बड़ा चढ़ा के चलाया जा रहा है। आइए जरा देखें सबसे पहले कि आखिर 700 का मैटर क्या है। कभी 1000 होते हैं, कभी 700 होते हैं। जरा देखें, मोर देन 700 फार्मर्स डाइड एट दिल्ली बॉर्डर, ट्रैकर टू ट्विटर वाले। ठीक है, चलो अच्छी बात है, देख लें जरा। बहुत सारे लोगों ने लिखा है 700 फार्मर, 700 फार्मर, जिसको देखो वो 700 फार्मर ही लिखता चल रहा है, घर नहीं लौटे। अपने पीएम को धन्यवाद कहना, ऐसे कार्टून भी बनाएगा भाई। बनाने वाले मंसूर नकवी जी हैं, आप समझ जाइए। बाकी तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये कैसे हुआ, आइए जरा आंकड़े देख लें जो इन्होंने खुद ने दी। टोटल डेथ 702, इन्होंने खुद ने जो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया वो 702 हुए। दिल्ली बॉर्डर पर मरे, ये खुद जो अपनी वेबसाइट से बता रहे हैं, 191। घर में जाकर मरे 340, ऑन द वे 108, लोकल प्रोटेस्ट इधर उधर जो उन्होंने अपने गांव में प्रोटेस्ट किए उसमें 63। तो दिल्ली बॉर्डर पर जो बताया जा रहा है वो 191। पहली बात तो ये फिगर क्लियर होती है। अब वो कैसे मरे उनका भी तो देखना पड़ेगा। दिल्ली बॉर्डर मरे तो क्या हो गया, आइए जरा देख लें, एक एक को देख लेते हैं। कौन कौन मरा। गुरलाल सिंह, सुखदेव सिंह 47 साल के थे। कैसे, कॉज ऑफ डेथ, स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड द ट्रेन टू रिटर्न होम फ्रॉम टिकरी बॉर्डर, ही वाज मूव्ड डाउन बाय द ट्रेन। ठीक है ना, टिकरी बॉर्डर से लौट रहे थे 15 अप्रैल को, 47 साल के थे, पैर फिसल गया, ट्रेन के नीचे आ गए, ट्रेन से कट के मर गए। अच्छा जी। जसविंदर जी 13 दिसंबर 2021 को उनकी डेथ हुई। कैसे, कॉज ऑफ डेथ, फेल ऑफ ट्रैक्टर एंड वाज क्रश्ड अंडर इट ऑन द वे बैक होम फ्रॉम दिल्ली मोर्चा। ट्रैक्टर पे जा रहे थे, ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़े, ट्रॉली से कुचल गए, घर जा रहे थे। ये घर जाते में इनकी डेथ हुई। सुखविंदर सिंह, कुलवंत सिंह, कॉज ऑफ इंजरीज फ्रॉम रोड एक्सीडेंट ऑन द वे टू फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट इन दिल्ली। आ रहे थे तब इनकी एक्सीडेंट हो गया 7 अप्रैल 2021 को। और आ जाइए, परमा सिंह, गेजा सिंह 28 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई, 75 साल के थे। कॉज ऑफ डेथ, फेल ऑफ फ्रॉम ट्रेन पंजाब मेल एंड डाइड ऑन द स्पॉट एज ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम टिकरी बॉर्डर। अब भाई पंजाब मेल से टपक गए, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो ये तो वो लोग थे जो अपने घर लौट रहे थे एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु। तो ये बात कहना तो गलत है, ये बात कहना तो गलत है कि भाई वहां से इनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना। अब आइए और देख लेते हैं जरा, एक एक करके और भी देख लें। और कहां का, सुखपाल सिंह जी, ये भी नहीं रहे। 11 जून 2021 को क्या हुआ, बह गए ब्यास रिवर में। द रिपोर्ट स्टेट दैट सुखपाल वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ फार्मर्स यूनियन, अच्छा, एंड हैड पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली मोर्चा मेनी टाइम्स। ही रिटर्न्ड टू इंस्पेक्ट हिज फार्म्स वेयर ही गॉट स्वेप्ट अवे बाय द रिवर वाटर। तो भाई नदी में बह गए, इसका भी किसान आंदोलन से कोई लेना देना, एक्सीडेंट का भी किसान आंदोलन से कोई लेना देना। कमाल की बात है, बड़ा गजब का। ये उन्हीं लोगों की लिस्ट है, 700 लोगों की लिस्ट है, 700 लोगों की लिस्ट पकड़ाई गई थी, उन्हीं के बताया जा रहा है। सुखचैन सिंह, कॉज ऑफ 16 जून 2021, 38 साल के, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। कहां हुई, अपने घर पर हुई। ये सब अपने घर पर पहुंच गए। वो पिछले वाले भी जो जिनको रिवर में डूबकर, नदी में डूबकर जिनकी मृत्यु हुई, वो भी घर पहुंचकर, ये भी घर पहुंचा। ठीक है। आइए, प्रीतम सिंह, ठीक है ना, हार्ट अटैक से 75 साल के थे, डोमिसाइल अ फ्यू डेट्स आफ्टर प्रोटेस्ट घेराव इन फ्रंट ऑफ बीजेपी लीडर सतवंत सिंह हाउस। इनकी भी घर पर जाकर मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से हुई। अच्छी बात है भाई। हरजीत सिंह 51 साल के, वेल्डर वेल्डिंग शॉप में थे, हार्ट अटैक पानीपत, घर पे जाकर। तो भाई ये कैसे, सन ऑफ मिसिंग, कौन कह रहा है सन ऑफ मिसिंग, सर सबके में तो सन ऑफ आ रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो ये बात एक अलग है। दरबारा सिंह है, ठीक है ना। ठीक है। आइए, इनका सन ऑफ नहीं है, प्रीतम जी का। ठीक है, बाकी सबका सन, अच्छा इनका भी सन ऑफ नहीं। सुखचैन, देखिए जो उन्होंने जानकारी दी है वो है, बाकी इससे पहले वाले में लगभग सभी का सन ऑफ था। क्लियर है। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए सन ऑफ है, जो लोग एक्सीडेंट वाले हैं उनका सबका सन ऑफ है। ठीक है, ये रहा सन ऑफ, ये रहा सन ऑफ, ठीक है, ये रहा सन ऑफ गेजा से। ठीक है, क्लियर है भैया। तो ये जो कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर मरे, तो ये तो बॉर्डर पर मरे ही नहीं, कुछ तो घर जाके मरे, कुछ जो है घर जाने के दौरान मरे। तो ये तो बॉर्डर पे तो कोई नहीं मरा। सवाल उठता है जब बॉर्डर पे नहीं मरे तो आखिर ये ऐसा कह क्यों रहे, रीजन क्या ऐसा कहने का। इनका इसके बाद कहना है कि सुसाइड बहुत सारे लोगों ने किया, काफी सारे केस इनमें सुसाइड के बताएगा, हम उस पर भी आएंगे। तो पहले जरा सुसाइड का देख लें। इनका भी सुसाइड बताया गया था कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब चेहरे पर इतने सारे निशान हैं, ये आपको लगता है ये सुसाइड है या ये मारपीट कर किसी की हत्या कर दी गई, ऐसा लग रहा है। इन सुसाइड के केस की भी पूरी जानकारी ली जानी चाहिए। इनको बहुत बारीकी से इनकी जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चले कितने सुसाइड थे, कितने लोगों को मार दिया गया, क्योंकि किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था पेट्रोल डाल के। उसने बोला मुझे घर वापस जाना है, तो वो भी बॉर्डर पर हुआ, गैंगरेप भी बॉर्डर पर हुआ, सब कुछ वहीं हुआ। अब आ जाइए अननोन इलनेस जो लिखा गया, एक्चुअली कोरोना हुआ था लोगों, 3 से 7 लोग इससे मरे, हार्ट अटैक से 203, ठीक है, एक्सीडेंट से 78, एलएच सुसाइड ये 39। अब इसको जांच करने की आवश्यकता है। निमोनिया से 15, भाई आपने व्यवस्था सही नहीं करी। कोल्ड स्ट्रोक से 12, आपने व्यवस्था सही नहीं करी। कोरोना से जो इन्होंने कोरोना बोला है वो 12, हिट एंड रन 11, एक्सीडेंट, ब्रेन स्ट्रोक 4, नो डेटा वाले 4 हैं, स्टमक इन्फेक्शन 3, मर्डर 3 के हुए, अदर्स 11, टोटल डेथ 702। ठीक है, अब आते हैं एक एक चीज पर इनकी जरा जानकारी लेने, कौन कौन सी किस किस की जो है ना। इलनेस पिक्ड अप फ्रॉम दिल्ली मोर्चा साइड, कौन, सोनू कुन्नू 42 साल के थे, त्रिलोक सिंह, कौन सी इलनेस है भाई, इलनेस पिक्ड फ्रॉम दिल्ली मोर्चा प्रोटेस्ट साइड, बट ऑब्वियस है उस समय कोरोना फैला हुआ था, इन सबको कोरोना ही हुआ। ठीक है, प्रतिपाल सिंह, मंजीत सिंह 20 साल के थे, कॉज ऑफ डेथ पिक्ड अप इलनेस एट द बॉर्डर, कौन सी इलनेस, कौन सी बीमारी हुई उनको जिसको सर्दी जुकाम खांसी बोल रहे थे, असल में तो कोरोना था, इनसे बहुत बार कहा गया। रतन सिंह, सौदागर सिंह डाइड फ्रॉम इलनेस पिक्ड अप फ्रॉम सिंगू बॉर्डर, कौन सी इलनेस पिक्ड अप फ्रॉम सिंगू बॉर्डर भाई, ये तो बताइए कौन सी। कुलदीप सिंह ग्रेवाल, डेथ इलनेस पिक्ड फ्रॉम फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट इन दिल्ली, कौन सी इलनेस पिक्ड अप हो गई, कौन सी इलनेस वहां से ले ली, ऐसी कौन सी इलनेस हो गई, वो भी हो सकती है जो आप लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग एड्स लिख रहे हैं, हो सकता है वो भी हो, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या था। तो वो उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं सबको बताया गया, क्यों नहीं एक एक की पूरी जानकारी प्रॉपर्ली इसमें दी गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है एजेंसीज के। ठीक है ना। अब आते हैं हार्ट अटैक का बहुत बड़ा एक उसमें ये था, ये पहले नंबर पर कोरोना, दूसरे नंबर पर हार्ट अटैक। तो आ जाइए जरा हार्ट अटैक का जरा देख लीजिए, कहां हार्ट अटैक का जो अड्डा है, जो मेन गढ़ 190 प्रति 10,000 से ज्यादा जहां मोर्टेलिटी रेट है, वो ये रहा लाल पंजाब हरियाणा, वो ये रहा लाल कर्नाटका, वो ये रहा लाल नहीं, इसको मैरून बोले, सॉरी लाल तो दूसरे वाले, वो ये रहा आंध्र प्रदेश, वो ये रहा तमिलनाडु। ठीक है ना। 151 से 190 वाले कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, ये 106 से 150 ये रहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और ये 86 से 105 ये रहा, और 60 से 85 ये रहा।
रहा, ठीक है। तो ये पूरे भारत की हार्ट अटैक की तस्वीर है। स्ट्रोक की तस्वीर ये रही आपके बगल में। स्ट्रोक से कहाँ ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है? सबसे नंबर 1 पर असम है, इसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल है, फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये एकदम क्लियर डेटा है। तो भाई हार्ट अटैक से इतने मरने वाले जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी आपके ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना, चिकन टिक्का। तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा बनेगा, जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, आपकी धमनियों में जमेगा, सर हार्ट अटैक ही आएगा ना, कुछ और तो नहीं होगा। तो इसलिए तो फिजिकल फिटनेस और खाना पीना अपना सही रखना चाहिए, तभी ये रहेगा। बहरहाल कुल मिला के लेट अस नॉट गेट इनटू द टॉपिक कि ये क्या है क्या नहीं है, किस वजह से, लेकिन कारण सीधा सीधा हार्ट अटैक का ये कि वहां सबसे ज्यादा ऑलरेडी ये होता ही है हार्ट अटैक, है ना। चलिए भाई, अब ये चीज हुई, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि नेचुरल डेथ हुई, नेचुरल डेथ कहाँ है इसमें? नेचुरल डेथ का रेशियो कहाँ है? हमें तो नेचुरल डेथ इसमें एक भी नहीं दिख रही, ठीक है। जो एक्सीडेंट हुआ वो भी देख लीजिए। 30 मार्च, a car day after car allegedly driven by excise taxation inspector Pratipal Singh mowed down a farmer. One of the injured children identified as 2-year-old Ansh succumbed at PGI. Farmer Indrajit Singh 65 was killed in the accident. A pregnant woman Renu and her brother Rahul suffered minor injuries, ठीक है ना। लेकिन ये सेम केस हुआ पंजाब में 30 मार्च, कैसा? लखीमपुर जैसा, लेकिन इसकी किसी ने बात ही नहीं करी, ये चुपचाप गायब हो गया, ये केस गायब हो गया। और देखिए, the accident on the day of Holi in which Fortuner car allegedly rammed into 6 people has affected many a life and family. ये लो भाई, 6 लोगों को मार दिया था, लेकिन इसकी बात नहीं हुई। किसी मीडिया ने आपको बताया? किसी मीडिया ने बताया? नहीं बताया, कोई मीडिया नहीं बताएगा, सब चुप करके बैठे रहेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेल यू द ट्रूथ। वैसे मरने वाले लोग क्या क्या काम करते थे जो बताया गया मरने वाले? फार्मर 618 थे, लेबर 33 थी, एक्टिविस्ट 19 थे, नो डेटा वाले 10 थे, स्टूडेंट 3 थे, टीचर 2 थे, मैकेनिक 2 थे, रिपोर्टर 3 थे और अन्य 12 थे, ठीक है ना। तो ये जो बार बार जो 750 कहा जा रहा है, 750 की असलियत और देख लीजिए। 30 से अंडर वाले 58 थे, 31 से 50 वाले 158 से, 51 से ऊपर वाले 402 थे, उम्र बताई जा रही है, और नो डेटा वाले 84 थे। अब ये बड़ा वाइटल, 51 से ऊपर वाले 402 थे, तो याद रखिए एक तरफा, मतलब मोर देन 70% से भी ऊपर जा रहा है, तो 80% क्या रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ऐसा? टोटल कितने मरे एक साल में? 700 कुछ। अब आपको एक खबर पर ले चल, जनवरी 8 2021 की खबर, 11 महीनों में 2270 फार्मर ने सुसाइड किया महाराष्ट्र, 2270 ने। यहाँ जो पंजाब में किसान वाले बोल रहे हैं उन्हें कितने ने किया, और वो भी अभी क्लियर नहीं है, ये किसानों की असल स्थिति है। और वहाँ जो सुसाइड दिखा जा रहा है उनके तो चेहरे पे चोट के निशान दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं उनके चोट के निशान, जो फोटो दिख रही है। तो फिर ऐसा कैसे? तो असलियत तो ये है, असलियत तो इससे बहुत हटकर है, असलियत इससे भी और ऊपर। अब आपको एक ट्वीट से आपको असलियत बताते हैं, असलियत क्या? हिंदवी स्वराज्य थ्रेड, आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन पंजाब इन December 2020 some local Congress leaders came to my home and explained about the farmer protest and asked me to send my grandfather to sit in protest. I said my grandfather is 80 plus and has few health complications, so we can't. पंजाब में रहते हैं। दिसंबर 2020 में कुछ लोग, कांग्रेस के लोग इनके पास पहुंचे, कहते हैं आप अपने दादाजी को हमारे साथ भेज दीजिए। तो उन्होंने बताया भैया मेरे दादाजी को फ्यू हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, मैं उनको नहीं भेज पाऊंगा। तो कहते हैं सेंड हिम टू सिट इन प्रोटेस्ट इन सच कोल्ड, इतने ठंडे मौसम में मैं नहीं भेज सकता। देन दे सेड इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, नथिंग विल हैपन टू हिम, वी विल टेक केयर ऑफ हिम, इवन इफ ही डाइज सिटिंग इन प्रोटेस्ट वी विल प्रोवाइड यू इनफ कंपनसेशन एंड विल टारगेट मोदी फॉर हिज डेथ। कहते हैं कुछ नहीं होगा उनको, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन यदि फिर भी उनको कुछ हो गया तो हम आपको कंपनसेशन देंगे और मोदी को टारगेट करेंगे इसको लेकर। चलिए फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं आई वाज लिटरली शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग टू देम, मैं तो हैरान रह गया इनकी बात सुन के। आई गैदर्ड सम करेज एंड सेड इन लाउड टोन, नो आई कांट पुट माय ग्रैंडफादर्स लाइफ एट रिस्क फॉर योर पेटी कंपनसेशन इन पॉलिटिक्स। देन दे सेड इट्स ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एंड लेफ्ट फ्रॉम माय होम। जो लोग आए थे उनसे इन्होंने ऊंची आवाज में बोला, तेज आवाज में बोला, बोले मैं अपने दादाजी को ऐसे मरने नहीं भेज सकता आपके साथ में, पैसे के लालच में और आपकी पॉलिटिक्स के लालच में। तब क्या हुआ? इनके घर से तो चले गए, बोले सॉरी भैया। देन दे वेंट टू अनदर 14-15 होम्स ऑफ माय स्ट्रीट एंड ट्राइड टू कन्विंस देम टू सिट इन प्रोटेस्ट बाय शोइंग देम ग्रीड ऑफ मनी। 14-15 घरों में पहुंच गया उसी लाइन में, उनको पैसे का लालच दिया। दे मैनेज्ड टू कन्विंस अनदर 11 ओल्ड पीपल टू सिट इन प्रोटेस्ट हु वर 70 प्लस एंड हैव सीवियर एज रिलेटेड प्रॉब्लम। उन्होंने 11 ऐसे लोगों को मना लिया जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र थी कि आप बैठिए, आप इसमें धरने में बैठिए, और वो मान गए, बोले ठीक है चलो चलते हैं, क्योंकि घर में बदसलूकी होती है, तमाम सारी चीजें होती है बुजुर्गों के साथ, ठीक है ना, उनको ध्यान नहीं रखा जाता। तो इन लोगों ने प्यार से अच्छी अच्छी बातें करी होगी, हम तुम्हें हम अपने साथ ले चलेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, ऐसा वैसा। घर वालों को समझा दिया होगा कि बुढ़ा किसी मतलब का नहीं है, तुम्हारे को तो इससे प्रॉब्लम ही होती है, तो एक काम करो इसको हमारे साथ भेज दो, हम तुमको पैसे दे देंगे, अगर ये मर गया तो। घर वाले भी यही जप रहे होंगे निपट जाए। ऐसा होता है भारत में, कुछ अनोखी बात नहीं कर रहा हूं, होता है ना। माय फर्स्ट फेज फॉर 2020 इन होटल क्वारंटाइन ऑन रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया टू जापान, ओह वाज टेस्टेड पॉजिटिव, आई प्रे फॉर ऑल सक्सेस नितिन जी। धन्यवाद शैलेश पिल्लाई जी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। आइए आप देखें, अनफॉर्चुनेटली 7 people died sitting in protest. उस 11 में से 7 लोग मर गए। Instead of taking their old and ill parents to hospital, greedy uncles and aunties of my street send them to sit in protest. Now they are demanding for compensation like vultures and blaming Modi. Waheguru will never forgive them. तो कहते हैं इसमें से कुछ लोग मर गए। अब हुआ क्या होगा? देखिए भाई, जो ले जाने वाले हैं उन्हें भी पता हमें किसी को मरवाना है, तो भाई सीधी सी बात है, ठंड से ही मर जाएगा आदमी, कंबल ही मत दो। ऐसा ही हुआ, ठंड से लोग मर गए। कोरोना से ही मर जाएंगे, ऐसा ही हुआ, कोरोना से मर गए। अब मोदी को, अच्छा दूसरी बात क्या, पहले तो ये बोल के लेगा कि कंपनसेशन हम देंगे, अब कहते हैं सरकार देगी कंपनसेशन, मोदी से मांगो। अब मोदी को गालियां दे रहे हो, मोदी हमको कंपनसेशन दो, तो मोदी क्यों देगा कंपनसेशन? सरकार क्यों देगी कंपनसेशन? भाई घर से किसने निकाला था? आपने निकाला था ना, लालच में अपने बड़े बुजुर्गों को। आपको लालच था ना कि इस बुढ़ा ये वहां चला जाएगा, बुढ़ा मरेगा तो हमको पैसा मिल जाएगा। अब अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया खालिस्तानियों ने, तो आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हो? आप हम लोग से थोड़ी मांग सकते हो। हमने थोड़ी कहा था आपको, हमने तो मना किया था आप अपने बुजुर्गों को अपने घर पर रखिए, हमने तो ये कहा था उनको हॉस्पिटल ले जाने की जगह, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जगह
आप ये जो इतने शोबाजी वाले लोग हैं ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, किटी पार्टियां करती घूमती इनकी औरतें, जो लोग मैकडॉनल्ड्स में जाके और अपने आप को बड़ा हीरो शो करते हैं और यो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनके अंदर की गंदगी बहुत गंदी है। ये बड़े बुजुर्गों का इंश्योरेंस भी कराते हैं मोटा मोटा, ताकि ये बुढ़ा मर जाए तो हमको पैसे मिल जाए, ठीक है ना। तो अंदर इनके गंदगी बहुत है भाई, कभी इनके अंदर जाकर देखिएगा। तो वो जिन लोगों ने भेजा, मैं तो कहता हूँ सरकार को उन सबके घरों की जांच करानी चाहिए और आस पड़ोसियों से पूछना चाहिए कि इनका आखिर कैसा व्यवहार था। लेकिन समस्या है जब 4 पड़ोसी खुद ही चोर होंगे और वो खुद ही उन्होंने सभी ने अपने माता पिता को भेजा होगा, तब वो भी क्या बोलेंगे? तो यही कहेंगे नहीं साहब सब कुछ बड़ा अच्छा था, कंपनसेशन दो। सच डिस्गस्टिंग पार्टी, अभी पैसे दे फिर 10 गुना लेंगे उनकी सरकार आने पर। हाँ अश्विन जी बिल्कुल यही होने वाला। तो लालच ऐसी बुरी बला, लालच में लोग इतने अंधे हो जाते हैं। उन्होंने अपने भाई अब बुजुर्ग बेचारे क्या सोच रहे हैं कि हमारे वो क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ तो रोज बेइज्जती होती है, रोज जिल्लत उठाते हैं, ये पैर छुरा ले जा रहा है, बाबूजी चलो तो अनु बहुत अच्छे से रखेंगे, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा बड़ी इज्जत मिल रही, चलो यार। शुरुआत में खाने को भी अच्छा दिया होगा, पर उन्हें तो वहाँ शो करने थे ना नंबर्स। तो नंबर्स तो शो कैसे होते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मत दो रजाई, कल सुबह नंबर शो हो जाएंगे 2 लोगों के। कोविड फैल रहा है, कुछ नहीं हुआ, सर्दी जुकाम है, हो गए नंबर शो। वहाँ इस पूरे जो मौतें, उनका अगर कोई असल दोषी है तो ये पूरे दोषी ये सारे लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन चलाया था। ये हत्या की गई है, ये 7 लोगों की मौत नहीं है, ये हत्या है, जानते पूछते हुए हत्या है। लोगों को जबरदस्ती ले जाकर वहां बैठाना, उनके घर वालों को लालच देना कि तुमको कंपनसेशन मिलेगा, ये हत्या नहीं है तो और कौन। और हम नहीं कह रहे, हिंदवी स्वराज खुद ही बता रहे हैं इस बात, खुद इस बात को बोल रहे हैं। मेरे घर आए थे और मेरे घर से मुझे ले जाने का प्रयास किया, बोले ये बुढ़ा तो बेकार हो गया, हमको दे दो, तुमको पैसे देंगे, पैसे के लालच में मरवा दो। जिस देश में गाय काट लेते लोग, उसमें पिताजी माताजी को कटवाना कौन सी बड़ी भारी बात है? कोई बड़ी भारी बात नहीं। और ऐसा करते हैं लोग, ठीक है ना। लोग इंश्योरेंस करा के क्या हत्या नहीं करते? क्या ऐसे केस नहीं हुए भारत में? क्या लोगों ने जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को नहीं मारा क्या इस देश के अंदर? नितिन जी राम राम, आपके कहने पर हिंदी फॉन्ट डाउनलोड की, बहुत बढ़िया गौरव पांडे जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने, वेरी गुड, मेरे लिए पढ़ना आसान हो गया, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। घटिया राजनीति मत कहिए सर, घटिया संस्कार कहिए। राजनीति तो बहुत बाद की बात है, संस्कार तो पहले घर के अंदर है। घर के अंदर से हम अपने बुजुर्ग को मरने को भेज रहे हैं, इससे गंदा संस्कार कुछ नहीं हो सकता। बेटे को क्यों नहीं भेजा आपने? 16 साल के लड़के को भेजते, ससुर को भेज दिया, बेटे को सीने से लगा के बैठी हो, बेटे को भेजती ना, 16 साल के लड़के को भेजती अपने, 18 के लड़के को भेजती, उसको क्यों नहीं भेजा? सास को भेज दिया, अपनी मम्मी को क्यों नहीं भेजा? सवाल तो उठेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। समाज में हो आप, ऐसे जितने भी गंदे लोग आपको दिख रहे हैं ना, इनकी थूथू कीजिए, भरे चौराहे इनकी थूथू कीजिए। ये जो पार्टियों में आ जाते हैं ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, इनको बताइए तुम्हारी औकात क्या है। तुम अपने बाप के हत्यारे हो, अपनी माँ के हत्यारे हो। मुंह पर बोलिए इनके, इनका जीना दूभर कर दीजिए। इनको इतना इनको वो कीजिए कि फंदा बना के खड़े हो जाए कि अब तो जीने का कोई फायदा नहीं, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। डर होना चाहिए समाज का। बड़े शर्म की बात है कि समाज का कोई डर नहीं है। लोग नंगे होकर घूम रहे हैं, बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं, अपने माँ बाप की हत्या करके घूम रहे हैं। कल नंबर आपका भी आएगा, ध्यान रखना। बुड्ढे तो आप भी होने वाले। ये जो बीज बो रहे हो ना, ये फसल कल काटनी है, इसको याद रखना। इसलिए आज ही इस जहर की फसल को खत्म कर दो। हजारों डॉक्टर टीचर कोरोना के फर्ज के लिए बलिदान हुए। इन फर्जी किसानों को मसाज, पिज्जा, धंधे वालियां, एयर कंडीशनिंग के बीच रहकर रोना करना। हाँ जी बिल्कुल, एनडीटीवी रोना करना इनको। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप विभांशु जी। क्या मैंने कुछ गलत बोला? अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या ऐसा नहीं होता है? और क्या ये नहीं हुआ? ये इस तरह से चलाया गया आंदोलन और इस तरह से लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 90% ऐसे ही है, बिल्कुल ये स्थिति है। अब बेचारा बुजुर्ग भी सोच लेता है, इतने ताने पड़ते हैं, मैं बुढ़ा तो हो ही गया हूँ, मर जाऊंगा तो मेरे बेटा तो बेटा ही रहेगा ना, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। अब मैं मर जाऊंगा तो बच्चों को कुछ भला भी हो जाएगा, चलो ठीक है यार, चलते हैं। मर गए तो कंपनसेशन बता दिया होगा, 50 लाख 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलेगा। चला गया वो बेचारा, वो गरीब, सोचा चलो बेचारे मेरे बच्चों को 1 करोड़ मिल जाएगा, मेरे मरने से मिल जाएगा, तो चलो ऐसे ही सही। घर में इतना कलेश कर देते हैं, इतना कलेश कर देते हैं लोग कि मैंने अच्छे भले 30-35 साल के आदमी के मुंह से ये सुना हुआ, यार मैं इंश्योरेंस करा लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा इसके बाद। उससे क्या होगा? घरवाली को पैसे मिल जाएगा, उसको पैसा 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 बहुत चाहिए। मतलब ये स्थिति है। आपके दोस्तों ने कभी ऐसा आपसे कहा? किसी एक ने तो जरूर कहा होगा। समाज सोचिए कितना गंदा, किस किस के साथ कहा वो लिख दे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ समाज कितना गंदा हो चुका है। पैसा माना जरूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है भाई। पॉलिटिकल पार्टीज वाले आपके लाइव को देखकर केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद दानिश अरीन जी। मेरे साथ बताइए, 2 लोग तो आ गए, कहा है, तीसरा भी आ गया। यस बताइए। हम इस स्थिति में जी रहे हैं। पैसा इतना माई बाप हो गया कि ये तक सोचने लगे चलो हम मर जाएं, अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, उनका भला हो जाएगा। तो ये तो बुजुर्ग हैं, मुझे भी कहा है, बताइए, ये तो बुजुर्ग है बेचारे। आप लोग इतने अंधे हो गए, हम लोग इतने अंधे हो गए। मैं अपनी बहनों से इस बात को पूछना चाहता हूँ, और खासकर उन बहनों से जो इन लाइव को देखी नहीं है, जिनके लिए नई जीन्स पहनकर मटकना बहुत आवश्यक होता है, नए कपड़े पहनकर मटकना बहुत आवश्यक होता है। मटको, खूब मटको, और अपनी हैसियत में मटको ना यार। और अगर इतना ही सब कुछ चाहिए तो खुद से कमा लो, किसी ने मना थोड़ी किया। उस बेचारे पर क्यों इतना प्रेशर डाल रही हो कि वो ये सोच रहा है कि मैं इंश्योरेंस करा के मर जाऊं, एक्सीडेंट करके मर जाऊं, कि तुमको पैसा मिल जाए। सोचिए कहां पहुंच गए। कितनी लालची औरतें हमने बना ली अपने समाज में। इन लड़कियों को कितना लालची बना लिया हमने। इन्हें सब कुछ चाहिए। लड़के भी ऐसे ही। वो जो अभी केरल में, जो अभी कल परसों में न्यूज दिखा रहा था, वो स्वैपिंग क्लब क्यों चला रहे हैं? पैसे के लिए। बीवी को बेचो, पति को बेचो, माँ बाप को मरवा दो, पैसा मिल जाए बस कैसे भी करके। माँ बाप के मरने से मिल रहा है तो माँ बाप के मरने से मिल जाए। ऐसी स्थिति, ऐसा समाज। आप क्या सोच रहे हो आप बच जाओगे? नहीं। इस पूरे वातावरण में जो जहर घुल गया है ना, ये सांस तो आपको इसी में लेनी है, इसी में मरने वाले हो आप, कहीं बाहर नहीं जाने वाले हो। अभी भी आंखें खोल लीजिए। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, मैं वो दिखा रहा हूँ। देयर फैमिली शुड बी चार्ज फॉर मर्डर। सर अब क्या बोल राजीव भैया जी, हुक्का बार वाले लड़के लड़की भी। हाँ जी बिल्कुल। अपूर्व जी। सुखविंदर कुमार कहते हैं जय हो करवा के बैठा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले, या शायद उससे भी 20 साल होने को आ रहे हो, मेरे फादर रिटायर होकर आए। तो रिटायर होकर मेरे फादर है तो बट ऑब्वियस है कि इंश्योरेंस वाले कुछ लोग आए और मेरे को ज्ञान देने लगे। क्या ज्ञान देने लगे? आप अपने पिताजी का, माताजी का करा लीजिए इंश्योरेंस, लंबा कराइए सर, 2-4 करोड़। अच्छा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। लंबा कराइए सर 2-4 करोड़ का। अच्छा, इनको कुछ हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब मेरा इंश्योरेंस नहीं कर रहे, मेरा माता पिता का कर रहे। मैंने उससे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, मैंने उससे क्या हो जाएगा?
उससे क्या हो जाएगा उस पैसे से? माँ बाप मेरे वापस आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। इनका इंश्योरेंस तो मैं कभी कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि इनके जाने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, फिर करेंगे क्या पैसे का? इनका इंश्योरेंस क्यों कराऊंगा? कराना तो मुझे अपना कराना ना, कि अगर मैं ना रहूं तो कम से कम इनके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उल्टेबाज बरेली क्यों चल रहा है? तो ज्ञान देने वाले भी ऐसे आते हैं, माँ बाप का करा लो, ये बुढ़े हो गए निपट जाएंगे। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस कराने के बाद आदमी गिनता है, मैंने इतनी ईएमआई दे दी, बुढ़ा मर नहीं रहा, कब मरेगा? सोचिए कितनी विचारधारा फर्क है ना। यहाँ सेवा करने का भाव होना चाहिए, वहाँ विचारधारा ये आ गई कि ये कब मरेगा। और ये हम अपने पिता के लिए सोच रहे हैं यार, जिसने हमें गोदी में उठा के खिलाया, जिसने हमारी हर फरमाइश पूरी करी है बचपन में। जिस खिलौने की तरफ आपने उंगली कर दी, उस खिलौने को लेकर आया, फटी पैंट पहन कर लेकर आया। अपने लिए जूते नहीं लिए, लेकिन आपके लिए लेकर। आज हम उसके लिए सोच रहे हैं। लानत है हमारी जिंदगी, जहर खा लेना चाहिए हम लोगों को। केरल में 1200 करोड़ का धोखा दिया, क्रिप्टो का लोभ दिया। हाँ रॉबर्ट कुल होता है, अक्सर ऐसा होता है। इसलिए तो मैं सिंगल हूँ। नहीं, उससे भी काम नहीं बनेगा ना सर, उससे भी काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि उससे भी कोई, आप सिंगल होते तो आप सीधे ही मठा डाल दिया आपने, 20-30 साल में खत्म हो जाएगा, पूरा विश्व भी खत्म हो जाएगा। इसको सोचिए। बात ये सिर्फ किसान आंदोलन की नहीं है, बात उससे बड़ी है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इन लोगों को जहां मिले वहां इनको बेइज्जत कीजिए, इनको हुज्जत कीजिए इनकी। आपके समाज में जो लोग आते हैं ना, आप लोग जाते हो ना, बड़े बड़े बहुत सारे क्लब्स हैं, फलाना क्लब, ढिकाना क्लब, हाँ उसमें जाते हो ना, पूछा करो किसके साथ रहते हो, अकेले रहते हो, क्यों? माँ बाप कहाँ रहते हैं? उसी शहर में रहते हैं, तो माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? बनती नहीं है, निकलता हमारे से क्या बनेगी? तो अपने बाप का नहीं हो, हमारा क्या होगा? अगर साइड माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। जब तुम टट्टी करके पड़े रहते थे तो तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुम्हारी पोटी धुलाते थे। वो नहीं धुलाते तो तुम उसी समय इन्फेक्शन से मर गए होते। शब्द कड़वे हैं, माफ करना, लेकिन सच्चे हैं। आपके परिवार के लिए बोल रहा हूँ, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ताकि कल आपका इससे बुरा हाल ना हो। क्योंकि सूद समेत लौटेगा ये, अभी सूद समेत लौटने वाला है। आपको बच्चा बड़ा होते संभाल नहीं पाओगे। आपके पिता ने तो संभाल लिया, आपने इतना जो किया आप नहीं संभाल पाओगे। इंश्योरेंस कंपनी शुड डन ओनली फॉर द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। हाँ अश्विन जी, बिल्कुल यही होना चाहिए। ये लालच बंद होना चाहिए कि बीवी का करा लिया, ले जाके उसको खाई में पटक आए, पति का करा लिया, अपने यार के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। ये तो इंश्योरेंस के नाम पर तो मर्डर करने की एक तरह से एक लालच मिल रहा है। ऐसी कृतज्ञ धन कहते हैं, कृत धन कहते हैं। और कहने से नहीं होगा ना, हमको जब तक समाज को हमको क्लीन कैसे करना पड़ेगा, हमको खुद को उतरना पड़ेगा क्लीन। इसलिए जो किसान आंदोलन में लोग कैसे मरे, ये आपके सामने सर, ठीक है, और क्या हो रहा है वो भी आपके सामने, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं, बाकायदा प्रेशर भी बनाया गया था। जॉइन प्रोटेस्ट एल्स पे फाइन, फेस सोशल बॉयकॉट, पंजाब पंचायत टू फार्मर। ये वो लोग हैं जिन्होंने मरवाया है बुजुर्गों को, है ना। इन लोगों को जेल होनी चाहिए। दीज आर द रियल कल्प्रिट। इन लोगों को जेल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किए हैं, आपकी आत्मा तक मेरी आवाज जरूर पहुंचे। और मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, बहुत ही नीच गलीच लोग हो आप लोग। हो सकता है आपके पास एम्बेसडर हो सकता है आपके पास बेंटले हो सकता है आपके पास मर्सिडीज हो, लेकिन थूकता हूं मैं आप लोगों के मुंह पर, ये आप लोग हत्यारे हो, हत्यारे, शुद्ध हिंदी में हत्यारे। इसको याद रखना सर। बहुत अच्छी बात की आपने, पेरेंट्स आर सो गुड एज गॉड इन अवर लाइफ। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। तो आपको जहां कहीं भी ऐसा मिले, जहां कहीं भी ऐसा मिले, तो वहां उसको बोलिएगा जरूर, टोकिएगा जरूर, डरिए मत। ऐसे लोग से रिश्ता रख के भी क्या करेंगे? और वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला है। जो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े होटल्स में जाके खाना खा रहा है, तुमको कुछ नहीं देने वाला। वो इतना सेल्फिश है कि अपने बाप को कुछ नहीं दे रहा तो तुमको क्या देगा? अपनी माँ को कुछ नहीं दे रहा तो तुमको क्या देगा? कुछ हासिल नहीं होना उन लोगों, तो उनको गाली दो और उनको भगा दो अपने यहाँ। बहुत आवश्यक, ठीक है। शरद कुमार जी कहते हैं मैं LIC डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, मेरे पास रोज आते हैं सर जी। अरे सर मैं क्या बोलूं, ऑपरेशन कराने भी लोग आते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए मुझे इस बात, क्योंकि मेरे घर में डॉक्टर्स बहुत है। ऑपरेशन कराने भी लोग आते हैं, तो इस लालसा में आते हैं, उनके चेहरे पे दिख रहा होता है जब ऑपरेशन थिएटर में बुड्ढे को ले जाते हैं, बच तो पाएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, दिख रहा होता है चेहरे पे कि अंदर से लालच लाट पकड़ी कि बस ये बुड्ढा मरे। तो उनका बस नहीं चलता, नहीं तो डॉक्टर को ले जाके पैसे दे दो। हो सकता है कुछ लोगों को देते भी हो, हमारे यहाँ तो बस नहीं चलता। हमारे तो और जिंदा करके वापस भेजते हैं। ऐसा दिखता ना चाहिए, इसको ये चाहिए कि मर जाए और बढ़िया टकाटक बेहतरीन ऑपरेशन करके वापस भेजो, कम से कम 15-20 साल और चले। दिनेश शर्मा जी धन्यवाद, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा। मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई माफ करना, क्या कर सकता हूँ मैं, आप लोगों के लायक नहीं हूँ। बिग एग्जांपल रेमंड डोनर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बेशरम, बेहया, नालायक लड़का। क्या नाम है, किसी को नाम मालूम है क्या? मैं यहाँ इस लाइव से ही गाली दूं कम वक्त सुअर को, शायद उस तक पहुंच जाए, सुअर तक, नाली के कीड़े तक। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पंजाब की बात हुई साहब, पंजाब इलेक्शन की भी बात हो। माफी चाहता हूँ, मैं न्यूज एनालिसिस से परिवार के एनालिसिस पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर हम लाइव दिल से करते हैं, बिना टाइम का ध्यान रखे हुए कि 2 घंटे होगा, 2.5 घंटे होगा, 3 घंटे होगा, ठीक है ना। इसलिए दिल पे लगी बात, अपूर्व सक्सेना जी, मजा आ गया, दिल पे लगी तो सर आनंद आया, मतलब मेरा बोलना इतना सफल हुआ। सर आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए टू प्रोवाइड देम बेस्ट इन क्लास ट्रीटमेंट। एब्सोल्युटली अश्विन जी, ये बिल्कुल आपकी सही बात, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई डोंट बिलीव इनटू इंश्योरेंस। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, बहुत कम विश्वास रखता हूँ। आई डोंट बिलीव इनटू इट। किसी के मरने से पैसा मिले, ऐसा पैसा भी किस मतलब का यार, ठीक है। 24/7 सुन लेंगे राजीव जी कितना, धन्यवाद भैया। चलिए आगे चलते हैं, न्यूज पर चलते हैं। पंजाब की न्यूज चल रही तो पंजाब की आगे कर लें। भगवंत मान हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जनता से पूछना चाहिए। अच्छा, मतलब कमरे में बैठ के डिसीजन होते हैं इनके। आज पोल खुल गई, अब कहते हैं भैया जनता से पूछेंगे, जनता बताएगी, जनता बताए कि किधर किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, जैसा जनता बोलेगी वैसा कर देंगे। भगवंत मान ने मना कर दिया, साहब मैं नहीं बनूंगा। इमेज बिल्डिंग की बात है। इमेज बिल्डिंग के अलावा एक और चीज है, अगर भगवंत मान को धोखा देना होगा तो ये गोल्डन चांस है कि उसको अंदर बैठ के समझाएंगे, बाहर जाके हम तेरी इमेज ऐसी बना देंगे, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा कल्ट फिगर बन जाएगा। देखो कितना बड़ा दानी तपस्वी आदमी, अभी तो शराबी मशहूर है, कबाड़ी मशहूर है, मान गए होंगे। नंबर जारी कर दिया साहब, आज ये नंबर इतना जारी कर रहे हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS फोन करके 17 जनवरी शाम 5 बजे तक बता सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। आम आदमी पार्टी लोगों को जवाब के आधार पर मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी, कौन चाहिए भैया? मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी तो जीते भी नहीं, मुख्यमंत्री का वो कर रहे हैं, कमाल के लोग। भगवंत मान को हटाने की भी जुगाड़ हो सकती है, बोलेंगे तेरा नंबर आया नहीं, हम क्या करें, देख तेरे से ज्यादा दूसरा आ गया। दूसरी बात, जो वहां जो प्रोटेस्ट हो रहा है जबरदस्त तरीके से, उस प्रोटेस्ट से भी बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई कह दो कि पब्लिक ने तो ये वोट किया, ये तो फ्रॉड है एक नंबर है। ऐसे कोई वोटिंग होती है? वोटिंग होनी थी तो पब्लिक के सामने होती। खैर देखते हैं। पंजाब में हालत खैर काफी बुरी होने वाली है अगर आम आदमी पार्टी है, तो बहुत बुरी हालत
विश्वास नहीं होता। जो कह रहा है कि मैं नशा दूर करूंगा, उसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ। प्रणाम साहब, बस आपसे प्यार ही हो गया है। जय मां भारती। प्लीज 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 कंटिन्यू विद दिस डिवाइन जॉब। अनुभव नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भी। देखिए दिल्ली में इनका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, जहां ये काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां का क्या हाल होगा पंजाब का। सुनिए सौरभ की बात। ऐसे में मुझे उचित लगा कि मैं एमएचएल की गाड़ी छोड़कर, दिल्ली मेलाय की गाड़ी छोड़कर और अपने साथी को छोड़कर वहां से भागूं। मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन अपनी जान तो मैंने बचाई, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा पाई, क्योंकि उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे सबके सामने नंगा किया और मुझे घसीटते घसीटते मेरे वहां से अपने जहाँ पे वो टिया, जहाँ पे कल शराब पकड़ी थी, वहां तक लेकर के आए और मुझे रॉड से भी मारा। मतलब मेरे को इतना वो कर दिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया एक नशे के खिलाफ, क्योंकि हमारा भविष्य खराब हो रहा है। हमारे युवा बच्चे नहीं मिलेंगे, हमें लड़के नहीं मिलेंगे, जो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हम किसके लिए फाइट करें? ना, पाकिस्तान नहीं है, हिंदू औरत है, मांग भरे हुए, आवाज उठाई, 2 नंबर की शराब बिक रही है उसके खिलाफ, ठिया बंद कराने के लिए। तब क्या हुआ सुनिए। जान तो मैंने बचाई, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा पाई, क्योंकि उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे सबके सामने नंगा किया और मुझे घसीटते घसीटते मेरे वहां से अपने जहाँ पे वो टिया, जहाँ पे कल शराब पकड़ी थी, वहां तक लेकर के। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे सबके सामने नंगा किया और मुझे घसीटते घसीटते मेरे वहां से अपने जहाँ पे वो टिया, जहाँ पे कल शराब पकड़ी थी, वहां तक लेकर के आए। देश की राजधानी दिल्ली का ये वीडियो बताया जा। जय हो आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार। कल आपका नंबर हो जाएगा, ऐसा लिखा है इस वीडियो में। कमाल, नंगा करके घुमाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। हम तो सोचते थे पाकिस्तान में होता है, अभी चिंता मत करो, पंजाब में भी होगा। दिल्ली में हो रहा है, पंजाब कौन सा छूट जाएगा, पंजाब में भी होगा। मनीष मुंजाल जी धन्यवाद। मेरे साथ तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, माता पिता सभी साथ रहते हैं, अब नहीं रहे। रोज नमन करता हूँ ईश्वर को सौभाग्य के लिए। बहुत बड़ी, वाकई में आप सौभाग्यशाली, कोई दो। तो ये स्थिति है दिल्ली की। खैर बहरहाल उन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आएगा जिन्होंने 200 रुपए के लालच में वोट दिया था, उनको अभी भी समझ नहीं। इतना कमीना पॉलिटिशियन पहली बार देखा है, उससे कोई लड़ नहीं पा रहा सर, कोई नहीं लड़ पा रहा। ये स्थिति है, अब क्या करेंगे। कमाल। चलिए साहब, पंजाब में ऐसा हो पाएगा या पंजाब अलग है? पंजाब में शायद इससे भी बुरा हो जाए, क्या मालूम। देख लेते हैं पंजाब का फिलहाल ट्रेलर देख लीजिए आप। लीजिए साहब। अब बंद कर दी है पिक्चर लाइन है भाई, देख ली ये भाजपा का प्रचार करिया, देख ली रे। हाँ भाजपा का प्रचार करिया, देख ली रे। ये भाजपा का प्रचार करिया, देख ली रे। ये भाजपा का प्रचार करिया, देख ली रे। कौन भेजता तेनू? गरीबों से जिनको पैसा मिला है, झंडे लगा के चल रहे हैं, अनाउंसमेंट करते हुए चल रहे हैं, उनके ऊपर दादागिरी, उनके ऊपर आतंकवाद, ये खालिस्तानी आतंकवादी, ये खालिस्तानी कुत्ते। कहते भाजपा का प्रचार करोगे तो सोच लेना। ये है एक खालिस्तानी कुत्ता। देखिए तब तक होता है जब तक आप सहन कर। जिस दिन आप सहन करना बंद कर दोगे, खालिस्तानी कुत्तों को उन्हीं की भाषा में जवाब दोगे। कुत्ते भागते नजर आए, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे उसने वहां पर उस बहन के साथ में किया, शराब व्यापारी, आप उसके पूरे घर में घुस जाइए 50। देखिए आप क्या तांडव होता है। एक भी शराब माफिया हिम्मत नहीं करेगा। ये लिंचिंग टिंचिंग चलता है ना, सब शब्द खत्म हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। एक भी शराब माफिया हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह से एक भी खालिस्तानी हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, खैर तो ये चल रहा था पंजाब में। क्या करें भाई, केजरीवाल जी आएंगे, किसी ने बोला था आम आदमी पार्टी को कमजोर मत समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं समझेंगे। गुरविंदर जी थे, क्या नाम था उनका, बिल्कुल नहीं समझ रहे सर। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, सब दिखाना। साफा पगड़ी भी हरी पहनी, हाँ जी वो हरी वाली। ठीक है, आइए जरा उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश क्या चल रहा है? शॉप का एड्रेस नहीं, मेरे पास एड्रेस नहीं है सर। ये एज इट इज जैसा वीडियो आया हमने आपके सामने उस वीडियो को चलाया। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने जारी की 29 उम्मीदवारों की सूची। सपा के कई नेताओं के भी नाम, सपा के कई नेताओं के नाम भी है भैया। अच्छा जी, आइए जरा देखिए कौन कौन सी होगी। हाँ आ तो गई, वाकई में आ गई भैया। कौन कौन है? कैराना से नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को खड़ा किया। अच्छा, नाहिद हसन कौन है? ये कौन व्यक्ति? आपको नाहिद हसन याद आया? नहीं आया, मैं आपको याद दिलाता हूँ, तब आपको याद आया। जब मैं आपको याद दिलाऊंगा तब आपको याद। ये है नाहिद हसन, 2019 का वीडियो है, सुनिए। मेरी आप सभी से अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। मैं दिल्ली बैठ कर आप सभी से अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए,
इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो, ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। मैं दिल्ली हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना, उस फेम के हैं ये। हिंदुओं से सामान मत लेना, फेम के हैं। नाहिद हसन इनको दिया है टिकट, गजब टिकट। और एक और को दिया है, इमरान मसूद को भी दिया है। बड़े गजब गजब टिकट दिए जा रहे हैं। इमरान मसूद का भी देख लें, उनको भी देख लीजिए, बगल में ही लगा है वीडियो, दोनों लगातार देख लेते हैं। बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं तो सड़क का आदमी, अपने साथी के लिए मार भी दूंगा, मर भी जाऊंगा। मैं मरने से डरता, मैं मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है यहाँ गुजरात। नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी करने वाले हैं दूसरे भाई साहब। पहले वाले हिंदुओं से सामान नहीं खरीदो, तो दूसरे नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी करने वाले हैं। कमाल कमाल के लोग, इनको टिकट दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है बाहर, उसमें 31% मुस्लिम्स को वोट दिया, मुस्लिम्स को टिकट दिया, 31%। सिर्फ इतना नहीं है, अंदर इस प्रकार के व्हाट्सएप चल रहे हैं मुस्लिम ग्रुप्स। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में 200 नई मस्जिद बनाई जाएंगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या का नाम परिवर्तित किया जाएगा। दलित और पिछड़ों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। लव जिहाद कानून को खत्म किया जाएगा, ये वादा है मेरा मुसलमानों से। इस प्रकार की चल रही है। ये जानकारी अंकित दुबे जी दे रहे हैं। कहते हैं समाजवादी पार्टी व्हाट्सएप के माध्यम से मुस्लिमों के बीच इस प्रकार के मैसेज भेज रही है। 2000 नई मस्जिदें, बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़, अयोध्या के नाम परिवर्तित, हिंदुओं के आरक्षण कम कर 30% आरक्षण मुसलमानों के लिए, जैसे वादे कर रही है समाजवादी पार्टी। ये स्थिति है। ये इंटरनल ग्रुप्स में चल रहा बताया जाता है। ये इंटरनल ग्रुप्स में चल रहा है। आप सोचिए कितने खतरनाक इनके इरादे हैं। इंटरनल ग्रुप्स में तो कुछ और चल रहा है, बाहर मुंह पर कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये इनकी स्थिति है। कांग्रेस की भी कोई कम थोड़ी। कांग्रेस तो पूर्व में बता ही चुकी है उनकी क्या स्थिति। कांग्रेस का भी सुन लीजिए साहब, उनके तो पहले से ही कारनामे मौजूद है। हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग कर, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें? अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें? 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग कर, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें? अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें? 84 में हुआ तो हुआ। साहब अगर हिंदुत्व कश्मीर से अगर हिंदुओं को भगा दिया गया, हो गया तो हो गया, हम क्या करें? दूसरे कहते हुआ तो हुआ 84, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी कांग्रेस को वोट देने वाले ना पंजाबी, बढ़िया, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसके कई सारे कारण। पहला कारण, उसका सबसे बड़ा कारण है, हमने आज ट्विटर पे भी लिखा कि लोग सोच कर आए थे हम बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत पैसे बनाए, लेकिन पैसे नहीं कमा पाए, पैसे बनाने का मौका नहीं मिला। योगी जी ने बहुत टाइट रखा तो रिश्वत नहीं खा पाए, पैसे नहीं बन पाए। तो जब इतनी टाइटनेस होगी, इतना जब पैसा नहीं, तो केंद्र में भी यही हाल है। आप पूछ लीजिए एमपी से, कोई एमपी खुश नहीं है मोदी, खुद बीजेपी वाले खुश नहीं है, इतनी टाइटनेस रखी। फिर दूसरी बात, बीजेपी के लोग तो जाएंगे, और कौन? बीजेपी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? 320 विधायक थे आपके पास, तकरीबन 150 के टिकट कटने, 320 में से 150 के टिकट कटने जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जिनकी जीतने की संभावना प्रबल नहीं है, या जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उनके 150 के टिकट कटे। तो 150 कहां जाएंगे? पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे ना टिकट लेने, और तो कहीं जाएंगे नहीं। इसलिए लोग जा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पाए, ये जा रहे हैं। आप सोचिए 7 साल की केंद्र सरकार, एक दाग नहीं है, एक दाग नहीं है, एक आरोप नहीं लगा पाए भ्रष्टाचार का। चौकीदार चोर है बोला तो पूरा चुनाव उस पर लड़ लिया गया साहब कि मैं भी चौकीदार हूं। देश ने कह दिया मैं भी चौकीदार हूं, 303 सीट दे दी, और वो भी अच्छे से नहीं लड़े चुनाव। कुछ लोग इसी में थे मोदी जिता देगा, नहीं तो ये 350 के आसपास सीटें आती, 335 के आसपास आनी थी। अब आते दूसरी बात पर, उत्तर प्रदेश 5 साल पूरे निकल गए, एक चीज नहीं ढूंढ पाए, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, झूठा आरोप नहीं लगा पाए। कहते बुलडोजर सरकार है, बुलडोजर चलाते हैं, आरोप भी लगाया तो ये लगाया। कहते एनकाउंटर सरकार है, एनकाउंटर करा देते, आरोप लगाया तो ये लगाया। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। तो ऐसे में जिनको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला वो क्या करेंगे? पार्टी छोड़ेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने काम नहीं किया वो क्या करेंगे? पार्टी छोड़ेंगे। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन, क्या ऐसे लोगों को खुली छूट दे देनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार करो? आपने इसलिए वोट दिया कि नहीं ना? इसलिए ये लोग आएंगे आपके पास में कि मैं तुम्हारी जाति से हूं, मैं तुम्हारे फलाना हूं। आप भी जाते ना इनके पास काम कराने, ये आपसे भी पैसे धरा लेते हैं। इसलिए जाति में मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए। आपको किसको चुनना? आपको क्या ऐसे लोगों को चुनना है जिनको फायदा नहीं मिला तो आज दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो गए, जिनको रिश्वत कमाने को नहीं मिली तो दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो गए, जिनकी सेटिंग नहीं बन पाई तो दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो गए, दंगा भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हमको आज ये चुनना पड़ेगा? यहाँ से राजनीति नहीं करवट लेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वहां से कर लेंगे, तो जनता जवाब देगी कि भ्रष्टाचार नहीं कर पाए तो दूसरी जगह भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोग जो आपके पास में आए कि मैंने तो पार्टी छोड़ी, उस पार्टी में ऐसा होता था वैसा होता था, किसी बात पर विश्वास मत करना। अगर ऐसा होता तो तुमने 3 साल में क्यों नहीं छोड़ी? पहले साल में क्यों नहीं छोड़ी? दूसरे साल में क्यों नहीं छोड़ी? तीसरे में क्यों नहीं छोड़ी? 5 साल पूरे एमएलए बने रहने के बाद आप पार्टी छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप बेईमान। अगर मान लीजिए दलित शोषित और वंचितों के साथ शोषण हो रहा था तो तुम 5 साल बैठ के सरकार में कराते रहे, 5 साल तक कराते रहे, रेड मारते रहे आप आदमी की। अब 5 साल बाद फिर से आ गए हो कि हमको फिर से वोट दे दो, फिर दूसरे के साथ मिलकर रेड मारोगे। नहीं देना, ये झूठे हैं लोग। इन लोगों को खाने को नहीं मिला, इन लोगों को भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला, सच्चाई है, ठीक है। कुछ लोग सोते रहे, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उनके भी टिकट कटेंगे। अब वो आएंगे कहेंगे हमें एक मौका और दे दो। काहे के लिए मौका देना? दिया तो था, आपकी पार्टी ने आपको हटा दिया, बात खत्म हो गई। हम दूसरे आदमी को चुनेंगे जो साथ में आए। उन्होंने पिछली बार भी सही सोचकर आपको दिया था, इस बार भी सही आदमी को ही लेकर आएंगे, तो इस बार हो सकता है शायद विकास हो जाए ना। तो भ्रष्टाचार करने को तो नहीं मिलेगा सर, ठीक है ना। दूसरी एक और चीज, वो क्या कि भाई हमारे केसेस सल्टाओ। आपके केस सल्टाने का किसी ने ठेका नहीं लिया, कानून अपना काम करेगा। गुस्सा हो गया साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप। 12 जनवरी को आ चुका है और इसी को लेकर बताया जाता है, जो सोर्सेज बताते हैं वो यही बताते हैं, इसी को लेकर तनातनी हुई थी। इनका ये कहना था भाई जो वारंट जो है आप इसको खत्म कराइए। 12 जनवरी 2022 की न्यूज है, इस वारंट को खत्म कराइए, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। योगी जी ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, बोले भैया आपने जो किया है वो आप जानो। उस समय पर इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी, मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज में लिखा हुआ है, आ जाइए। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के मामले में उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौर्य ने बयान दिया था किसी को भी पूजा नहीं करनी
करनी चाहिए, इस पर धार्मिक भावनाएं याद करने का। तो इन्होंने याद, भाई ये तो राम के नहीं हुए तो भगवान के नहीं हुए, ये हमारे क्या होंगे, ये पार्टी के क्या होंगे। तो कह रहे किसी को पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान को गाली दे रहे हैं। तो जो भगवान को गाली हैं, जो भगवान देने वाले लोग हैं, वो अब पार्टी बदल कर आ रहे हैं आपके पास कि भैया हमको फिर से चुन लो, आपको चुनना चाहिए क्या। बाकी सब भी इनके साथ ऐसे ही हैं। Such our tax is being utilized appropriately. We are happy that we in Congress rule we are paying tax for scam. People should understand this. हाँ अश्विनी जी, एसपी को वोट देने वाले हिंदू डूब मरो, तुलसी जी कहते हैं। ठीक है, ठीक बात। सर आप किस पार्टी हैं? सर मैं भारत पार्टी से हूँ, मेरी पार्टी का नाम है भारत, मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह तिरंगा। ठीक है, हम राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करने वाले लोग। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कितना फर्क पड़ जाए, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, लोग बार बार पूछ रहे हैं। हालांकि हमने कहा था उस दिन के बाद से इग्नोर कर देंगे, लेकिन आ जाइए, आज आप फर्क भी देख लीजिए। 23 दिसंबर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे 48%, 29 दिसंबर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे 49%, 6 जनवरी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे 49%, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बीजेपी छोड़ दी है 50%। क्लियर है? आइए सुन ले। बीजेपी 23 दिसंबर को बीजेपी जीतेगी कहने वाले 48% थे और इस वक्त ये आंकड़ा बढ़कर 50% पर पहुंच चुका है। 23 दिसंबर के मुकाबले आज की तारीख में इसमें 2% का इजाफा हो गया। समाजवादी पार्टी को लेकर परसेप्शन 31% लोगों का था 23 दिसंबर को कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतेगी, लेकिन आज की तारीख में इसमें 2% तो साहब की गिरावट। 28% लोग आज की तारीख में मान रहे हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है। वहीं बीएसपी का आंकड़ा आप देख रहे हैं, उसमें 23 दिसंबर के मुकाबले 2% का इजाफा जरूर है, 9% पर है, लेकिन मुख्य मुकाबला जिस तरीके से अभिरूपिका कह रही थी ना कि वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, तो वाकई में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लेकिन जो नैरेटिव है वो जिस तरीके से एक तरफ इस्तीफों को लेकर, नेताओं के दल बदल को लेकर अगर समाजवादी पार्टी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं सी वोटर का आंकड़ा ये कह रहा है। तो साहब एकदम क्लियर है, धीरे धीरे करके चुनाव परवान चढ़ रहा है, और चुनाव जब परवान चढ़ रहा है तो उसका नतीजा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये तो क्लियर हो गया। एक इंटरव्यू भी आया, फैक्ट चेक, बड़ा फास्टेस्ट फैक्ट चेक है भारत का, आइए आप भी देखिए। लल्लन टॉप कुछ पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए। कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला सरकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए? 2019 में मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं। अंजू कटियार के खिलाफ अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, उस समय पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। अव्यवस्था, कुप्रबंधन, आपको प्रबंधन का मामला था, कुप्रबंधन में हमने कार्रवाई की थी और जेल भेजा था हमने जेल भेजा था। बिल्कुल। तो ये पेपर सेट होने के पहले जो अंदर की वो चल रही थी उसके बारे में हमने कार्रवाई की, और इस चीज को लेकर के कि आपने बिना किसी इस चीज को लेकर के देख करके किसी एक ऐसे दागी फर्म को आप ठेका देने जा रहे हैं और बार बार मना करने के बावजूद आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। इसलिए सरकार ने कार्रवाई की। भैया फंस गए पत्रकार महोदय, उन्होंने बोला 8-8 बार पेपर लीक हो गया, पकड़ लिया योगी जी ने वहीं के, बोले पहले 8 बार गिना दो कहां हुआ, फिर अपन आगे बात करें। तो योगी जी बाकी सब तो ठीक है, चुनाव हो रहा, लड़ेंगे कहां से? ऑन बीजेपी टेबल योगी आदित्यनाथ फ्रॉम अयोध्या सीट, कंफर्मेशन नहीं है, अफवाहें हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, कयास लगाए जा। 14 जनवरी को जारी होगी भाजपा उम्मीदवारों की सूची, योगी अयोध्या केशव सिराथू से होंगे उम्मीदवार, निषाद पार्टी को पूर्वांचल की 18 सीटें मिलेंगी। लीजिए साहब, तो हो सकते हैं कल सुबह जारी हो जाएंगी। यूपी इलेक्शन 2014 वाला मोदी फॉर्मूला अपनाकर यूपी साधेगी बीजेपी, योगी को यूं ही नहीं अयोध्या से लड़ाने की तैयारी। 2014 वाला मोदी फॉर्मूला कौन सा है? 2014 वाला मोदी फॉर्मूला क्या है? 2014 वाला मोदी फॉर्मूला किसी को समझ में आया क्या? जब तक मैं कमेंट लेता हूं, आप लोग जरा कमेंट कीजिए। ये ललन टॉप नहीं, दलन टॉप है, ही इज नंबर 1 दल ऑफ कांग्रेस। हाँ रेजिमेंट, मेरे मुंह से भी वही निकल गया था, फिर मैंने बाद में सॉरी बोल के ललन टॉप बोला, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। इन विधायकों की शिकायत जनता ने की है, नेतृत्व जनता से सीधे संवाद कर रही है, ये वजह बिलौर से भगवती प्रसाद टिकट कटने से पहले ही निकल लिया। हाँ बहुत सारे लोगों के कटने से 150 टिकट कटे ना, तो वो कौन सा है अब मैं आपको बताऊं। बनारस, वाराणसी, वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन इसके अलावा एक मोदी फॉर्मूला जो 2014 का था, वो मोदी फॉर्मूला ये था कि जो स्ट्रॉन्ग सीट है वहां से नहीं लड़ाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग सीट है वहां से नहीं लड़ाएंगे, आपको उस सीट से लड़ाएंगे जहां 90% चांस है जीतने का, वहां मेहनत करके आप उसको जीतिए, 100% में कन्वर्ट कीजिए। और जो 100% वाली है वो उस व्यक्ति को दी जाती है जो उतना कद्दावर नेता ना हो। अब देखिए बिहार में कितनी सीटें बदली थी, कितने लोगों की सीटें बदली थी, फटाफट मोदी जी ने उठापटक किया था एमपी चुनाव, तुम इधर से नहीं, इधर से, इधर से नहीं, उधर से, कितने लोगों की सीटें बदली। लोग परेशान होते रहे, साहब मैं तो यही मैंने जीवन भर निकाला है, इसी लोकसभा में निकाला। बोले कोई बात नहीं, तुम 2 लोकसभा छोड़ के लड़ो, ये लोकसभा में तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से तो अपन जीतेंगे, तुमको वहां से लड़ना है जहां से नहीं जीत सकते, तुम्हारी यहाँ का किया हुआ काम वहां बोलेगा और यहाँ वाला तो जीत ही जाएगा। तो ये पैटर्न था 2014, और इस बार भी यही पैटर्न बीजेपी में होगा। कई सारे लोग परेशान होंगे, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आपको लड़ाया उस जगह से जा रहा है जहां से दूसरा लड़ेगा तो हार जाएगा, लेकिन अगर आप लड़ोगे तो जीत जाओगे। और आपकी सीट दूसरे को इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने तो ऑलरेडी वहां पर काम कर दिया, इसलिए वहां से जीत सुनिश्चित है। अगर आप लड़ोगे तो दूसरी सीट हाथ से चली जाएगी, और ये बहुत स्मार्ट मूव होता है, ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। राजदीप चेला जी, क्या हो गया राजदीप चेला, वी आर कायर एंड ग्रीडी, वी विल सेल एवरीथिंग फॉर मनी, राजेश उपाध्याय के। ऐसा भी हो सकता है सर, अभी तो चुनाव परवान भी नहीं चढ़ा, जब चढ़ेगा तब देखेंगे, बोल के फॉर्मूला बता देंगे। सर क्या करें, बताना पड़ता है। खैर अब सवाल ये उठता है, यदि योगी अयोध्या से लड़ेंगे तो फायदा होगा या नहीं? सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को फायदा होगा? सर्वे में लोगों ने दिया जवाब, तो सर्वे में जो लोगों ने जवाब दिया उसको भी देख लिया। आ जाइए।
सर्वे में शामिल 56% लोगों ने माना कि योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। वहीं 31% लोगों ने कहा बीजेपी को फायदा नहीं होगा। 13% ऐसे थे जिनका कहना हमें कुछ पता ही नहीं। तो 56%, मोर देन अ मेजॉरिटी मानते कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। डेफिनेटली इससे फायदा होगा। अयोध्या से अगर वो लड़ेंगे तो चुनाव की दशा और दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। चुनाव एकदम एक नए टर्न पर आ जाएगा, एक नए टर्फ पर आ जाएगा। और हमेशा समझदार राजनीतिज्ञ वही होता है जो अपनी पिच पर लोगों को खिलाए, ना कि उनकी पिच पर जाकर खेले। तो ये इनके लिए बड़ा वो रहेगा। मथुरा क्यों नहीं, अयोध्या 100% इन होगा। अयोध्या तो 100% ही होगा लिखना चाह रहे हो। मथुरा इसलिए नहीं क्योंकि मथुरा से कोई और जीत सकता है। अयोध्या से इसलिए क्योंकि मैसेज क्लियर कट जाना है, ठीक है ना। दूसरी बात, योगी जी को चुनाव में नहीं उलझाना है। वो दूसरों के लिए चुनाव लड़ेंगे ना, खुद के लिए भी अगर लड़ेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे कांग्रेस के साथ हुआ था अमेठी से। राहुल गांधी उलझ गए थे तो उनको भागकर दूसरी सीट लेनी पड़ी, और जैसे ही दूसरी सीट पर गए मैसेज जनता के अंदर चला गया ये तो हार रहे, और इसीलिए वो हार गए थे। सोच सकते हैं आप इस देश की राजनीति में अपने पिताजी से पूछिए जाकर कि राहुल गांधी हार सकता है कि आज भी मना कर देंगे। गांधी परिवार इतना बड़ा परिवार होता था कि वो हार ही नहीं सकता। कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीतेगा। बड़े बड़े किले ढह गए साहब, जनता जाग चुकी है, पहले वाली जनता नहीं रही, समझना पड़ेगा। चलिए कोई अभी एक सज्जन कह रहे थे बीजेपी गुंडा पार्टी, कोई कह रहे थे, पता नहीं सर क्या है क्या ना। वीडियो देखो सर, आप तो आनंद लो। यूसुफ साहब मोदी जी जिंदाबाद है। बोला का मोदी जिंदाबाद बुलाए हैं बुलाएंगे। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है? कुफुर हो रहा है, कुफुर तो बड़ा भारी कुफुर हो गया। चलो चलिए आगे चलते हैं। ये तो ब्लंडर हो ही गया। हाँ बड़ा भारी वाला ब्लंडर हो गया भाई। खैर अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ बोलने को है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस बिजी है। युवराज भी नहीं है, फ्रांस गए शायद। फ्रांस में कोई केस वेस लगा, उसका कुछ देख रहे हैं, सुनने में देख लें कुछ केस वेस लगा है। क्या केस है? सरकार के कार्यकाल का है। जी हाँ, दलाली का जो मामला है ये दरअसल यूपीए सरकार के कार्यकाल का है। क्या है ये मामला? वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन में दलाली खाई गई। जी हाँ, दलाली खाई गई वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन में। इस मामले का खुलासा फ्रांस की अदालत में एक मुकदमा दायर करने से हुआ। और दिलचस्प बात क्या है, ये मुकदमा किसने दायर किया? ये मुकदमा खुद रक्षा सौदों के दलाल संजय भंडारी ने अपने कमीशन के पैसों के लिए किया। जी हाँ, संजय भंडारी ने अपने कमीशन के पैसों के लिए किया। संजय भंडारी ने थेल्स कंपनी से अपने कमीशन की बकाया रकम मांगी और उसी के लिए संजय भंडारी ने बाकायदा फ्रांस की अदालत में यह मुकदमा दायर किया। संजय भंडारी का दावा है कि उसने कंपनी को भारत में यह ठेका दिलाया था। जो मिराज जो विमान है उनके अपग्रेडेशन का ठेका संजय भंडारी ने दिलाया। ये दलाली का खेल है पूरा। थेल्स कंपनी, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने 2019 से चुनाव से पहले तकरीबन दिसंबर लास्ट या जनवरी का एक एपिसोड था राफेल के ऊपर, तब हमने इसी थेल्स कंपनी का नाम लिया था और हमने कहा था मेरा ये राफेल की इतनी बुराई इसलिए हो रही है क्योंकि थेल्स कंपनी से पैसा पकड़ लिया गया, डील हो गई है कि हम तुम्हें ही कराएंगे। बाकायदा उससे मिले भी थे जाके युवराज, तमाम सारी चीजें थी, वो उस लाइव में कहा था। आज देखिए उसी थेल्स कंपनी का वापस आ रहा नाम निकल, आज उसी थेल्स कंपनी का फिर से नाम आ रहा। और हिम्मत देखिए, भंडारी जी कहते हैं मैंने तुम्हें मिराज का अपग्रेडेशन दिलवाया था यूपीए के कार्यकाल में, उसकी दलाली का पैसा दो मुझे। फ्रांस में केस कर दिया उन्होंने जाके। बड़े गजब, खुद से ही एक्सपोज हो रहे हैं भाई। अब करें क्या, इतना सारा पैसा तो बेचारे छोड़ भी नहीं सकते। आज विमानों के अपग्रेडेशन का था। संजय भंडारी कहता है कि उसने ये ठेका थेल्स कंपनी को दिलवाया और थेल्स कंपनी उसके कमीशन का पैसा नहीं दे रही है। संजय भंडारी का कहना है कि वो 2008 से इस डील से जुड़ा था। 2008 जब यूपीए की सरकार, संजय भंडारी का कहना है कि 2008 से मामले से जुड़ा था। 2011 में इस सौदे के लिए समझौता हो गया। 2011 में इस सौदे के लिए समझौता हो गया, ये संजय भंडारी कह रहा है। भंडारी 2011 में भारत सरकार ने अपग्रेडेशन की हरी झंडी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो लाओ हमारा कमीशन लाओ। सही तो कह रहा है भंडारी, क्या गलत कह रहा है? कहता है कि उसने सौदा दिलाने के लिए कंपनी के लोगों की, अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी और ये सौदा तय करवाया था और इसीलिए उसका हक बनता है कि उसको दलाली के पैसे मिले। आपको याद दिला दे 2008 से 2011 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और संजय भंडारी के प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से संबंध पहले ही उजागर हो चुके हैं। एक मिनट, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, आपने देखा नहीं होगा, वहां तक जाएंगे आपको लेके। बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, इधर तो संजय भंडारी जी के किससे संबंध थे, जरा सुने एक बार और। रॉबर्ट वाड्रा से संबंध पहले ही उजागर हो चुके हैं। बाप रे बाप, पहले ही उजागर हो। रॉबर्ट वाड्रा, संजय भंडारी जी पैसा मांग रहे हैं। भैया तुमको ठेका दिलाया था, हमारी सरकार में दिलाया था, जीजा जी हूं मैं, मेरा कमीशन दे दो। पकड़ में आ गया। कमीशन का कट नहीं है सर, कमीशन है, हाँ तय था, इतना कमीशन देना पड़ेगा। कहते हैं मैंने अधिकारियों से मिलवाया, सैन्य अधिकारियों, मतलब सैन्य ठिकानों में तो सर मैं भी नहीं जा सकता, मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि मैं अंदर चला जाऊं। ये लोग कैसे अंदर चले जाते हैं? इनको कौन सा स्पेशल पास मिलता था उस समय, कौन सा वीआईपी पास मिलता था? आज कोई घुस के दिखा दे, मैं मान जाऊं। बीजेपी का कोई नेता दलाली करके दिखा दे, उसका लड़का रक्षा सौदों में। सर जो आप बोलो मैं हारा हूं। आप छोड़िए इस बात को, मैं तो इतना बड़ा चैलेंज करता हूं कि बीजेपी का कोई एमपी रक्षा मंत्रालय में या रक्षा ठिकानों में घुस के दिखा दे, मंत्री घुस के दिखा दे, नहीं जा पाए। बहुत फर्क आ गया सर तब में और। हाँ याद है आपको, पूरा एपिसोड किया था मैंने। चलिए मतलब फेसबुक वाले लोग भी यहाँ आ गए, ठीक है। चलिए और देख लें सर, और क्या कर रही है कांग्रेस, देखें जरा। गजब गजब अजब गजब काम है सर। हाँ न्यूज चैनल से सुन लो सर। पहले अभी आपने संसद टीवी सुना था ना, अब न्यूज चैनल। बड़ी खबर रक्षा सौदे रिश्वत से मामले से जुड़ी हुई। इस मामले में टाइम्स ना भारत के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपको बता दें, उसके अनुसार संजय भंडारी को रक्षा सौदे में 328 करोड़ रुपए मिले थे।
अब कैसे छोड़ दें? 328 करोड़ रुपए दादा, 328 करोड़ कैसे छोड़ दें? हम तो सोचे थे कि अभी चुप रहते हैं, सरकार चली जाएगी, 19 में हमारी आ जाएगी, तब कर देंगे। अब नहीं आई तो क्या 328 छोड़ दें क्या? टाइम लिमिट है ना, करना पड़ेगा ना, तो कर दिया कि चलो भाई। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की खरीद के बदले में बाकायदा रिश्वत दी थी। विमानों की खरीद में रिश्वत के तौर पर 328 करोड़, जी हाँ 328 करोड़ रुपए की रकम मिली। संजय भंडारी के बारे में आपको बताते चले, संजय भंडारी वही है जिनके करीबी रॉबर्ट वाड्रा है। आज बीजेपी ने प्रेस चले, संजय भंडारी वही है जिनके करीबी रॉबर्ट वाड्रा है। चले, संजय भंडारी वही है जिनके करीबी रॉबर्ट वाड्रा है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तों की जानकारी दी और कई गंभीर आरोप लगाए। कमीशन खोरी का कल्चर है। ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। तो साहब कमीशन खोरी पकड़ में आ गए, उजागर हो गई। मजे की बात है कि चोर मचाए शोर, चौकीदार चोर है, जीजा जी का खास दोस्त दावा कर रहा है डंके की चोट पर, ये रिश्वत की रकम दे मुझे, ऐसे कैसे? कमाल है भाई, कमाल कमाल है। फेसबुक पे लाइव किया जाए, फेसबुक पे भी लाइव किया जाए। पहले करते थे फेसबुक पे, अभी थोड़ा कम कर दिया। राम राम भाई जी, जीजा जी के कर्मों की सजा मिलने का वक्त अब आ गया, इसीलिए तो सारे कांड हो रहे हैं सर। ऐसा मत बोलो आप लोगों के ऐसा बोलने से ही देश में दंगे होते हैं। ये जो चुनाव पराया आंदोलन था, ये पीएम को मारने की साजिश थी, क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना कि बस हम जेल ना जाएं। जेल जाने से बेहतर है कि देश में दंगे करा दो, लोगों को मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो जेल जाने से बचने के सारे प्रयास है। कपिल पिपलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु मंडल जी धन्यवाद। दुखद है, किस चीज को दुखद बोले पता नहीं सर। गवर्नमेंट सेंटर बिल सेंटर नहीं, अच्छी जी सेंटर नहीं देगी। हेलो डियर धन्यवाद। हेलो डियर भैया आपका हृदय जी हो गया। जय परमार जी धन्यवाद आपको। खैर ये है तो भाई, इनकी तो पोल खुल गई, पोल तो और खुलेगी अभी। आइए, मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में नुकीली चीज से किए वार, 7 डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाए। हम कल आपको दिखा चुके हैं, ये न्यूज कल दिखा चुके हैं, आज ये न्यूज छपी अखबारों में। ठीक है, फिर क्या हुआ? आइए, सरकार तो मतलब पुलिस तो अपना काम कर रही, ढूंढ रही। प्राइवेट पार्ट से खून बहता रहा, पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया, नाबालिग देर रात तक पहचान नहीं हो सकी। ठीक है भैया, फिर क्या हुआ? प्रियंका रणथंभौर के बाघों के बीच आज मनाएंगी जन्मदिन। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मतलब वहीं थी, राजस्थान में थी, फिर भी नहीं गई। हाँ, कमाल हो गया। अब यहाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नहीं। 2 एक्सीडेंट हमने दिखाया आपको, किसान आंदोलन के समय पर, पराया आंदोलन के समय पर, जहाँ लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी, 6 लोगों पे चढ़ा दी, कोई न्यूज नहीं बनी। लेकिन लखीमपुर खीरी की बनेगी। गजब है सारा, हद है। कांग्रेस है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आइए, इनकी भी सूची जारी हो गई, इन्हें टिकट दे दिया। उत्तर प्रदेश इलेक्शन, सदफ जाफर एक्यूज्ड एंटी-सीए राइट्स इन लखनऊ गेट्स कांग्रेस टिकट फॉर लखनऊ सेंट्रल। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में, मतलब एंटी-सीए राइट्स में इनका नाम था। इनका इश्तेहार लगा था, योगी सरकार ने लगवाया था, उसके बगल में खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई, उनको टिकट दे दिया। भाई गजब यार, बड़े बदनाम लोगों को टिकट देते हैं। उपद्रव की आरोपित महिला सदफ जाफर को कांग्रेस ने दिया टिकट, लड़ेंगी चुनाव, देखें पूरी लिस्ट। लो साहब, सदफ जाफर को टिकट दिया गया, कमाल है भाई। उपद्रव की आरोपित महिला सदफ जाफर को कांग्रेस ने दिया टिकट, लखनऊ मध्य से प्रत्याशी। खड़ी है, बगल से ही खड़ी। इनके लिए यही फेम है, देशद्रोह करना, गद्दारी करना, देश में दंगे कराना, यही फेम है इनके लिए। 2 मिनट्स ऑफ फेम, चलो यही सही। तो खैर फायदा भी हो गया, मिल गया टिकट। और किस किस को टिकट मिला भाई? उत्तर प्रदेश सीए हिंसा की होर्डिंग में टॉप पर रही सदफ जाफर को टिकट। सीए हिंसा की जो लिस्ट थी, होर्डिंग्स थी, उसमें टॉप पर थी। बड़ी वाली फोटो थी इनकी, छोटी वाली नहीं। कमाल है। सीए विरोधी दंगों के आरोपी सदफ जाफर को यूपी चुनाव में मिला कांग्रेस का टिकट। ये रही, खड़ी है मुस्कुराकर। इनके लिए ये बैज ऑफ ऑनर है भाई, कमाल है। तो टिकट तो और भी लोगों को दिया इन्होंने। और किस किस को दिया? ये देखिए, अर्चना गौतम बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर इस मॉडल को कांग्रेस ने दिया टिकट। जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव। अरे गजब साहब, मेरठ से लड़ने वाली, मेरठ से चुनाव लड़ेंगी, मेरठ के हस्तिनापुर से। बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर। वाह, क्या चुन के लाए लड़के, तो धक धक करने लगा हुआ है। कांग्रेस को वोट मत देना, कम वक्त देख लेना, वोट कांग्रेस को देना। सभा में जाओगे, मुझे मालूम है, तुम मानोगे थोड़ी। तो भाई प्रत्याशी है, वो लोग पूछ रहे कौन है प्रत्याशी, चुनाव लड़ेंगी प्रत्याशी। इनका एक वीडियो भी है, जबरदस्त वीडियो, इनके खतरनाक वाली वीडियो भी आया, चला देते हैं। थोड़ा सा कॉपीराइट आएगा तो भुगतेंगे, अब क्या करें। वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। हस्तिनापुर वालों, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई भाई। अरे बाप रे बाप भाई, गजब। बस कर भाई, इतनी बेचैनियां नहीं। वो जनता बता दी कि बेचैनी है कि नहीं। कांग्रेस में टिकट पाने की बड़ी पात्रता है सर। मैं तो नहीं जानता, लेकिन आशीष जी हैं, आशीष जी कहते हैं यह कांग्रेस की मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट की प्रत्याशी अर्चना गौतम। सुनने में आ रहा है कि इनकी दावेदारी इतनी मजबूत थी कि इनकी टिकट के लिए पप्पू ने पिंकी को इटली से कई बार फोन किया। भाई यही जाने, जानकारी तो यही दे रहे हैं। कमाल है, कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े गजब गजब, बेचैनियां कौन कौन से, क्या क्या, कमाल है। फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, कम वक्त ऐसे टिकट देके जिताओगे, ऐसे जिताओगे टिकट देके। आइए साहब, अब जरा एक उस न्यूज पर चलते हैं जिस न्यूज को आपको देखना चाहिए। वासिम रिजवी हैं, कारागार में चले गए, आज बंद हो गए। वासिम रिजवी साहब परेशान हैं, ट्वीट करके जानकारी देते हैं। इस वक्त मुझे हरिद्वार जिला कारागार में डाला गया है, जो मैंने कहा ही नहीं उस अपराध के लिए। बिल्कुल
इन्होंने जो नहीं कहा उसके लिए इनको डाल दिया गया, ऐसा इनका कहना। धर्म संसद हुई थी, धर्म संसद में तमाम सारी बातें हुई, बहरहाल कुल मिलाकर इनको हरिद्वार कारागार में डाल दिया। अच्छी बात, चुनाव का माहौल है, इनकी जान को पहले भी बहुत खतरा था, बहुत बेहतर हुआ। और भी जो लोग हैं या तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, अन्यथा उनको किसी न किसी तरह से सुरक्षा तो प्रदान करनी ही पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में जब पुलिस आपके हाथ में नहीं होती तब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए चुनाव के दौरान तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वासिम रिजवी जैसों को बचाना, किसी भी कीमत पर बचाना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो यदि गए भी हैं तो कुछ इसमें भी भला ही सोचकर इनको भेजा गया होगा। यदि मेरे जैसा व्यक्ति होता तो मैं इस समय जितने भी धर्म संसद के लोग थे मैं लगभग सभी को इसी प्रकार से मैं करता। यदि मेरी समझ तो यही बोलती है, उनको सेफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इस समय किसी ने बदमाशी करी तो ये पूरा पलट जाएगा। पूरा जो चुनाव में इसका जो है ना खामियाजा एक विशेष पार्टी को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बंगाल बीजेपी के समाप्त हो गई नितिन जी, ये क्या बंगाल बीजेपी, ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर है। किसी ने आते ही बोला था, मैंने उनसे बोला था मेरा आपसे निवेदन है कि आप लाइव ना देखा करें। उन्होंने आते ही कमेंट कर दिया था कि वासिम रिजवी के बारे में आप बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं कि हम आपसे बात करते करते कोई हम ये खोल लेते हैं। सारी तैयारियां पहले से होती, सारी स्लाइड्स पहले से लगी होती है। हमें मालूम है कौन सी हमको न्यूज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। जिन लोगों को अति उतावलापन होता है ना, हिंदी का एक वर्ड है गंदा सा है, बता देता हूँ, बोल देता हूँ, शीघ्र पतन है ना। जिन लोगों के साथ में ये वाली स्थिति है ना, वो सर ना देखा करें, आपके बस की बात नहीं है। स्किप वाले लोग भी ना देखा करें, आप लोग नहीं देख पाओगे, आपको समझ में नहीं है। तो निवेदन है शांति से बैठ के देखा कीजिए, हर मुद्दे को लेते हैं। आपके दिल में जो बात है हर वो मुद्दा हमने कवर किया होगा आज की तारीख, कोई मुद्दा शायद छोड़ा नहीं हो, ठीक है ना। कल ही मेरठ में शिफ्ट होता हूँ, रंजीत चौहान जी, भाई बधाई भैया। तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना से बचने के लिए ये एक अच्छा चीज है। और उनके खिलाफ जो है FIR भी थी, तो ये एक अच्छा बहाना भी है, भाई इनको जेल भेजा जाना चाहिए। भेज दिया भाई, चुनाव के बाद ले आएंगे, ठीक है ना। पारसनाथ जी कहते हैं नो फलाना नहीं ठिकाना नहीं सर, वासिम रिजवी, वासिम रिजवी, वहाँ नाम तो कुछ और लिखा होता, वासिम रिजवी, ठीक है। चलिए आइए। हाँ, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, ये कहते हैं मेरी बात सब जगह तक पहुंचा देना, कल पहुंचा देते हैं भाई, है ना। स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गर्व से कहो हम सेकुलर हैं? क्योंकि हिंदू धर्म किसी को छोटा या बड़ा मान ही नहीं सकता, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता, हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो ही नहीं सकता। हमारी धमनियों में सर्वधर्म संभाव रक्त बनकर बहता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं, विश्व बंधुत्व के अनुयायी हैं हम। हमने 3000 सालों के अपने इतिहास में किसी पराये देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है कि हम नदियों को मां कह के बुलाते हैं, पेड़ों पर जल चढ़ाते हैं, प्रकृति के उपासक हैं। जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय जान। हम मानते हैं कि सब में राम का अंश है। हम स्त्री को देवी मानते हैं। जिस मनुस्मृति की निंदा अज्ञानतावश की जाती है उसी में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्रफला क्रिया। जहां स्त्री को मान दिया जाता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता वहां किए गए सारे अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। हमने किसी को संत कहते हुए उसका कुल, वंश और जाति नहीं, योग्यता देखी। संत रैदास और संत कबीर का जन्म किन जातियों में हुआ था हम सब जानते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो म्यान। हमने किसी को अपना धर्म न मानने पर दंडित नहीं किया, सहिष्णुता हमारी पहचान है। वहाँ जीसस ने यहूदी धर्म से विद्रोह किया, उनको सूली पर टांग दिया गया। यहाँ महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्म कांडों से विद्रोह किया, हमने उनको अवतार मान लिया। घर घर में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हो गई। हमारा चिंतन स्वतंत्र है, हमारा प्रेम सबके लिए है, हमारी बाहें सबके लिए खुली हैं। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की आत्मा से परिचित थे, इसीलिए कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं भी जीवन भर स्वामी जी का ये अमृत वाक्य दोहराता रहूंगा और रग रग हिंदू मेरा परिचय गाता रहूंगा। भारतवर्ष की जय, मेरे सनातन धर्म की जय। अरे बाबा रे बाबा, बड़ा खतरनाक सा उन्होंने बोल दिया, इतना सारा बोल दिया, इतनी सारी चीजें बोल दी। खटक गए होंगे लेफ्ट लॉबी की आंखों में। लुटियंस मीडिया तो बिल्कुल आज बेहोश हो गया होगा, मुंह से झाग निकलने लगा होगा। मनोज मुंतशिर शानदार गाने लिखने वाला, गजब के राइटर, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। एक धर्म की बात हो रही तो एक और धर्म की बात हो जाए, लगे हाँ। जो पुस्तकें आपके पास आती, बहुत सारे लोग कहीं से भी लेते हैं, कहाँ से लेनी चाहिए लोग पूछते हैं, तो भाई उसकी सही जगह बता रहा हूँ। 2 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें की हैं और उनकी बिक्री भी हो, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सारी विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अगर एक पुस्तक पर इस तरह से कवर लग जाता है तो उसे दोबारा जमीन पर नहीं रखा जाता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों किताबों को फिर उसके बाद कभी भी जमीन पर पूरी प्रक्रिया में ही नहीं रखा जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर रखा जाएगा या फिर मैट के ऊपर या दरी या चादर बिछा के रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये गीता का सार है, ये उन मंत्रोच्चारण का वार है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं। ऐसे में मंदिर की तरह ही रखा जाता है पूरे गीता प्रेस को। एक और बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा, वो ये कि यहाँ पर फेविकोल का यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिडिलाइट के फेविकोल का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों में अगर इन किताबों को छाप कर बना दिया जाएगा तो उसमें कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन जो फेविकोल यानी कि जिस पदार्थ का या फिर एडहेसिव का इस्तेमाल उसमें होगा, उसमें कहीं ना कहीं एनिमल कंटेंट होगा। एनिमल कंटेंट का मतलब है कि वो किसी भी पशु से लिया गया मटेरियल हो सकता है, जिसके कारण गीता प्रेस ने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने इस पुराने, सदियों पुराने स्टाइल को मेंटेन रखा है और ये ध्यान रखा है कि हर वो साफ, सादगी और पवित्रता को आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा रखा जाए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गीता प्रेस, गोरखपुर, एबीपी। तो गीता प्रेस गोरखपुर से एबीपी न्यूज की मनोज्ञा लोईवाल, बड़ा अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत शानदार इन्होंने प्रेजेंट किया भाई, काबिले तारीफ। स्पष्टीकरण, बंगाल बीजेपी में विभाग भंग कर दिए गए हैं। अच्छा रॉबर्ट कुल जी, मैं इस न्यूज को देख नहीं पाया, मेरे नजर में आई नहीं। हम हिंदू हैं सर, क्या बोल दिया, दिस इज ग्रेट। हाँ अश्विन जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोगों को नींद नहीं आएगी, ठीक है।
बोलना कितना आसान लगता है कि नहीं, बोल देते हैं, पर कभी किसी ने देखा है कि बोला कैसे जाता है? आइए जरा आपको एक MRI इमेज दिखाएं, बोलते हुए व्यक्ति, और बोलना भी कितना कलात्मक है, जरा देखिए। इसमें आवाज नहीं है, लेकिन ये बोलते हुए व्यक्ति की MRI। ये इसलिए कि आपको मालूम हो कि जब आप बोलते हैं तो कितनी सारी नसें, कितने सारे आपके बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, और जो आवाज बड़े आराम से आपकी निकलती है, ये कितनी टेक्निकल है। ये देखिए, ये कभी तो नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ गया, कभी ये। तो दिस इज हाउ यू स्पीक। पता भी नहीं चलता ना, भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया, इतना जटिल सिस्टम भी बड़े इजीली फटाफट हम अपने मुंह से बोल देते हैं। तो दिस इज MRI ऑफ स्पीकिंग पर्सन। कमाल का इमेज था, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, हमको ये एहसास होना चाहिए। जो चीज़ हमको बहुत आसान लगती है वो असल में आसान नहीं होती, काफी जटिल होती है वो प्रक्रिया तो और भी बहुत सारी जटिल होती है। कुछ लोग बड़ा आसान लगता है, कुछ लोग जटिल को भी बड़ा आसान बना लेते हैं। अब इन भाई साहब से मिलिए, इन्होंने जटिल को आसान बना लिया। आहा, क्या आराम से। ना, अभी कुछ नहीं देखा, आगे देखिए तब आनंद आएगा। कुत्ता सांस ले रहा आराम से, इनको थप हो रही है इनकी, आराम से लेटे हैं साहब, मस्ती में, कोई टेंशन। पिताजी ने उठा लिया, अब चिल्लाया, रोया। गोदी पसंद नहीं है भाई, गोदी पसंद नहीं है, वापस रख दो। हाँ, अब तसल्ली मिल गई। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। आवाज बंद। तो बहुत ही बदमाश बच्चा है यार। वाह भाई, बड़े दुर्लभ जानकारी लेकर आते हैं आप, अभिनंदन है। धन्यवाद उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, इनकी दुनिया ही एक अलग होती है ना, बड़ी मजेदार दुनिया। कभी चोरी करते ही पकड़े जाते हैं, चोरी करते पकड़े गए भाई साहब, इनसे मिलिए। दूसरे की चूस्टिक खाली, आप सॉरी कैसे बोलना है? Do you understand when I'm talking to you? You do? Okay. So, I gave you a Chewy. I gave Kiko a Chewy. You ate Kiko's Chewy. So what do we say when we steal someone else's Chewy? किसी का पहले तो बड़े हैरान है कि पता चल गया मैंने चोरी करी। हमने पूछा, जब चोरी किसी की दूसरे की चीज खा लेते तब क्या करते हैं? You know? सॉरी बोल दो भाई। गड़ा गजब का तरीका सॉरी बोलने का। We say we're sorry. We say we're sorry. You're a good boy. What? You're a good boy, Kiko. तो दुनिया ही अजब है इनकी। फ्री रॉकिंग चेयर, हाँ बिल्कुल एकदम मस्त फ्री रॉकिंग चेयर थी भाई साहब की। आनंद में थे एकदम, गुदगुदे पे एकदम शांति से बिल्कुल लेटे हुए। उठा लेंगे तो चिल्लाएंगे। बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार तो इंसान भी होता है, बस जरूरत से ज्यादा समझदार होता है। बस दिक्कत वहाँ, जरूरत से ज्यादा समझदार ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ बहुत समझदार होता है, ट्रेनिंग की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आइए, यदि आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया हो तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलेगा। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। 2 ऑप्शन देश में रहने वालों के लिए, 2 उनके लिए जिनके दिल में तो देश धड़कता लेकिन किन्हीं कारणों से हुए देश में, उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इस पर जाकर भी सपोर्ट करें। ये तमाम सारे ऑप्शन सभी कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वसीम भाई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप सत्य के मार्ग पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, और तमाम सारे उन लोगों के लिए जो लगातार रोज हमसे जुड़ते हैं। किन्हीं लोगों ने आज बोला था, किसी ने आज मुझे बोला था, शायद सनातनी आईडी थी, जिन्होंने बोले आप बड़ी जल्दी आप इरिटेट हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ऐसा हो जा रहा हो, कुछ समय से ऐसा हो रहा होगा। मुझे भी ऐसा बीच में एहसास हुआ था। मेरा अगर ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश करूंगा भविष्य में जल्दी इसमें सुधार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मिलते हैं बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक आपको क्या करना, मास्क लगाकर रखना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना, बचे रहना है। ना लगे तो ज्यादा अच्छी बात है, लग जाएगा तो भी कुछ नहीं उखाड़ देगा, लेकिन बचे रहना है। कोशिश ये करनी, क्यों अपन एक दिन का भी वो दिन खराब करें, है ना, समय नहीं है ना, इसलिए बचकर चलना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।